हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जी नीट। जी हाँ, मैं दीपेंद्र आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसी पर बेस्ड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले इस लेक्चर की समरी पढ़ेंगे और समरी के बाद हम देखेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले उस बीच में हम समझेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक किल शॉट क्रैश कोर्स का प्रोग्राम चल रहा है 40 डेज, जिसमें हम फाइनली आपकी तैयारी करवाने वाले हैं जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की, जिसमें आपका पूरा प्रिपरेशन हर दिन एक लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है, रिवीजन भी देखा जा रहा है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम इन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो बिना किसी लेक्चर के इसी चीज़ को शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो कि बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर बेस्ड कंसेप्ट्स पर और उसके प्रॉब्लम्स पर। शुरुआत करते हैं क्लास। पहली चीज़ क्या लिख रहा है? आई होप ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें पता हो कि उसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, अगर उन तीनों साइड्स की लेंथ को मैं कहूँ स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, अगर इन्हें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट किया जाए तो ट्रायंगल की पेरीमीटर होती है a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स की लेंथ का सम। हम एक इंपॉर्टेंट सी टर्म यहाँ पर फिगर आउट करते हैं या डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर, और उसे हम डिनोट करते हैं एस से। तो सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो याद रखिएगा, दैट पेरीमीटर जिसे हम 2s भी कह सकते हैं या p भी कह सकते हैं, विच इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी। अलॉन्ग विद दैट आई होप ये बड़ी स्टैंडर्ड सा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है कि किसी भी ट्रायंगल में, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इट इज, राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सा आइसोलेस ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल है ना, एक नॉर्मल सा इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी तरह का किसी भी साइज का ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, हमेशा एक बात हमेशा गारंटीड है कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आई होप ये बात आपको याद है। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े, एक बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, वो ज़रूरी बात यह है कि किसी भी ट्रायंगल में, अगेन किसी भी ट्रायंगल के लिए बात ट्रू है इन जनरल, दैट फॉर एनी ट्रायंगल किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। यानी आप ये बात याद रखिएगा, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। सिमिलरली बी प्लस सी ए से ज़्यादा होगा और सी प्लस ए बी से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। आप सोचो, वो फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो फिर थ्री को नॉन कोलिनियर पॉइंट नहीं रहेंगे। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। अलॉन्ग विद दैट हमेशा ये बात तो स्टैंडर्ड सी है कि तीनों साइड्स कुछ स्केलर क्वांटिटी हैं, डिस्टेंसेज हैं, तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, राइट। अलॉन्ग विद दैट यस, इसी के बेसिस पे ऐसा निकाला जा सकता है कि अगर मैं सी को उधर लेकर गया तो ए और सी का डिफरेंस हमेशा बी से ज़्यादा होगा, और यही बातें तीनों उन्होंने डिराइव की हैं थर्ड रूल से फोर्थ रूल। आई होप ये बातें आपको याद रहेंगी। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट से लॉज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो पहला रिजल्ट है वो है जिसे हम कहते हैं साइन रूल या साइन लॉ। साइन रूल क्या कहता है? किसी भी ट्रायंगल के लिए, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ना, ये एक आपका ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आपकी ये तीन एंगल्स हैं। मान लो ये है एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट जो साइड है उसे हम स्मॉल ए से लेंथ से डिनोट करते हैं। लेट्स से दिस इज एंगल बी, तो एंगल बी के अपोजिट जो साइड है उसे हम स्मॉल बी लेंथ से डिनोट करते हैं। और एक जो बच जा रहा है वो है एंगल सी, तो हम इसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो ये आपके तीनों साइड्स की लेंथ हुए और ये आपके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो साइन रूल ये कहता है स्टूडेंट्स कि उन साइड्स की लेंथ और उनके अपोजिट एंगल का साइन रेशियो, यानी ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये तीनों रेशियोज हमेशा फॉर अगेन एनी ट्रायंगल इक्वल होते हैं। ये बात भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अनदर कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या होता है? इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर मैं कॉस ए निकालना चाहूँ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको तीनों साइड्स की लेंथ दे दी जाए और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आप एंगल फिगर आउट करिए। तो एंगल फिगर आउट करना बड़ा आसान है अगर आपको कोसाइन रूल पता है। कोसाइन रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। कोसाइन रूल कहता है, मान लो अगर आपको एंगल ए पता करना है, मान लेते हैं अगर आपको एंगल ए पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स एंगल ए? एंगल ए पता करने के लिए आप ध्यान से सुनिए, एंगल ए किन दो साइड्स की हेल्प से मिलकर बन रहा है सर? एंगल ए को क्रिएट करने के लिए मुझे दो साइड्स कौन सी लग रही हैं? एंगल ए को क्रिएट करने के लिए हमें साइड बी और साइड सी लग रही है। तो सबसे पहले तो उन दो साइड्स जिनकी हेल्प से वो बन रहा है उनके स्क्वायर्स का सम करिए, और जिस साइड के वो अपोजिट है, एंगल ए के अपोजिट कौन है स्टूडेंट्स? एंगल ए के अपोजिट है साइड ए, तो उस साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए और इसे डिवाइड कर दीजिए डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वही दो साइड्स जिनके कन्वर्जेंस से एंगल ए क्रिएट हो रहा था। क्या आपको ये बात समझ आई? सिमिलरली थोड़ा सोच के बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉस बी लिखना चाहूँ तो कॉस बी कैसे लिखेंगे? अगेन सेम कोसाइन रूल में आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। कॉस बी अगर लिखना चाहे, मतलब मैं इस ट्रायंगल में बी एंगल का कोसाइन रेशियो लेना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? बी एंगल बनाने के लिए याद करो हमें कौन कौन सी साइड्स लग रही होंगी? साइड ए और साइड सी। अगर साइड ए और साइड सी लग रही होंगी तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करिए,
फिर इसके बाद इस एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी होगी? सर एंगल बी के अपोजिट साइड होगी बी, तो साइड बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब साइड बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स। अलॉन्ग विद दैट अब डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अगेन वही दोनों साइड्स जिनकी हेल्प से वो एंगल बन रहा था उनके प्रोडक्ट से उसे डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो कुछ ऐसा सा आपका होगा कॉस बी। क्या इसी पैटर्न पर बेस्ड आप कॉस सी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? याद करिए, अब कॉस सी लिखने के लिए क्या करेंगे? आई होप आपको क्लिक हो चुका है। कॉस सी, सी को क्रिएट करने के लिए कौन सी दो साइड्स लगेंगी? ए एंड बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे जरूरी बात। फिर इस एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी होगी? वो होगी साइड सी। तो हम सी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डबल ऑफ व्हाट? डबल ऑफ वही दोनों साइड्स जिनसे वो बन रहा था एंगल, उनके प्रोडक्ट से हम उसे डिवाइड कर देंगे। क्या आपको कोसाइन रूल क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? की बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड सा रूल है। इस तरीके से, इन फॉर्मेट से अगर आप याद रखेंगे ना, तो आपको साइन रूल कोसाइन रूल बहुत इजीली याद रहेंगे। और सोच के देखो, अगर साइन रूल में लिखा हुआ है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, तो आप इसको बेशक ऐसा भी तो लिख सकते हो। आप इसे लिख सकते हो क्या? आप इसे लिख सकते हो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। आप इसे ऐसा भी सोच सकते हो स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको साइन रूल और कोसाइन रूल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। थोड़ा और अगर मैं चीज़ें समझने की कोशिश करूँ तो नेक्स्ट चीज़ क्या निकल कर आती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा रूल है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, ये रूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है इसलिए क्योंकि आप किसी भी साइड का दूसरी दो साइड्स के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शन फिगर आउट कर सकते हैं। यानी अगर मुझे साइड ए लिखनी है तो मैं साइड ए को बी और सी साइड के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में? थोड़ा सा एक चेंज लिखना होगा। मतलब साइड ए की लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइड बी एंड सी, और ये इनडायरेक्टली डिराइव हो रहा है प्रोजेक्शन वाले रूल से, है ना। मैं काम की बात पे आता हूं, फाइनल कंक्लूजन डिस्कस करता हूं, उसके डेरिवेशन पर नहीं जा रहा हूं। आप हमेशा याद रखिए कि साइड ए कैन बी रिटन एज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। क्या आपको ये लाइन समझ आई? मतलब प्रोजेक्शन रूल क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? मान लो मुझे साइड ए पता करनी है, मुझे अगर साइड ए पता करनी है तो साइड ए के लिए जो मुझे दूसरी दो साइड्स की हेल्प लगेगी वो कौन होगी स्टूडेंट्स? वो होंगी बी और सी। लेकिन साइड बी के साथ आप प्रोडक्ट लेंगे सी वाले कॉस का, मतलब आप लेंगे कॉस ऑफ सी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मतलब सी एंगल का कॉस रेशो। एंड यस ऑफ कोर्स अभी एक और चीज बचेगी आपकी साइड सी, और साइड सी को आप मल्टीप्लाई करेंगे बी एंगल के कॉस रेशो से। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स? आप लेंगे कॉस रेशो ऑफ द एंगल बी। मतलब दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन रूल। क्या आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि ए के लिए आपने बी कॉस सी और सी कॉस बी की हेल्प ली? सिमिलरली क्या आप साइड बी और साइड सी भी डिफाइन कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इन्हें मेरे साथ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम इन्हें याद करेंगे कि अगर साइड बी डिफाइन करनी है प्रोजेक्शन रूल से, जैसे अभी हमने एंगल के लिए कोसाइन रूल याद किया, हमने साइन रूल याद किया साइड्स में और उनके साइन रेशो के रूल में, है ना। सिमिलरली अगर मैं इस कोसाइन इस प्रोजेक्शन रूल को समझना चाहूँ तो साइड बी के लिए क्या यूज करेंगे? साइड बी के लिए मैं ए और सी साइड्स यूज करूंगा, लेकिन जब आप साइड ए ले रहे हो तो एंगल लोगे सी, तो ये हो जाएगा कॉस सी, और जब आप साइड सी ले रहे हो तो एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा कॉस ऑफ ए। आई होप आपको ये बात समझ आई। सिमिलरली अगर मैं साइड सी डिफाइन करना चाहूँ तो साइड सी के लिए जो दूसरी दो साइड्स बच जाती है वो कौन सी होंगी? ए और बी। तो मैं इसको ए और बी की टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा, लेकिन जब आप ए लेंगे तो आप एंगल बी, मतलब एंगल बी का कॉस रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप बी लेंगे तो आप एंगल ए के कॉस रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा कॉस ऑफ ए। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें इजीली समझ आ रही हैं और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट अगर मैं चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मैं नेपियर्स की एनालॉजी आपको समझाने जा रहा हूँ। अब नेपियर की एनालॉजी क्या होती है ध्यान से सुनिएगा, आप पहले इसे एक बार खुद से पढ़ लीजिए, इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स की नेपियर की एनालॉजी क्या होती है, इसे समझिए और फिर सेम वही पैटर्न क्लिक करने की कोशिश करिए। क्या आपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी चीज़ें कैसे सिमेट्रिकली अरेंज हो रही हैं? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं समझूँ तो क्या दिख रहा है? सर दो एंगल्स का डिफरेंस का हाफ का tan रेशो, तो वो कैसे निकालेंगे? उसका भी एक सिंपल सा कहानी है क्लास, याद रखिएगा। उसके जो भी दो साइड्स हैं, मतलब जिन दो एंगल्स का आप ले रहे हो उनके अपोजिट जो भी दो साइड्स हैं उनका डिफरेंस, उनका सम का रेशो इनटू उस कॉट, इस बी और सी को अगर छोड़ दे तो कौन सा एंगल बच जा रहा है? कॉट। तो उसका आप कॉट ले लीजिए, उसके कॉट का हाफ ले लीजिए। ऑल्दो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है। जो मेजर से तीन रूल्स अभी जो आपको अभी याद रखने चाहिए, जो समझना चाहिए, वो कौन से होंगे स्टूडेंट्स? एक होगा साइन रूल, एक कोसाइन रूल, और एक हमारा ये वाला रूल प्रोजेक्शन वाला। ये तीन रूल्स तो आपको याद रहने ही चाहिए। एनीवे नेपियर्स रूल, नेपियर्स एनालॉजी भी याद रखिएगा, अगर बात बन जाए तो बात बन जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट से रूल हैं क्लास और इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये रूल क्या है क्लास? हाफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब अगर ट्रायंगल में मुझे एंगल्स के हाफ निकालने तो उसको निकालने का भी तरीका है, सेमी पेरीमीटर की हेल्प से आप वर्कआउट कर सकते हो। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर मेरे पास निकालना है मुझे साइन, तो साइन कैसे निकलेगा क्लास? मुझे चाहिए
ए एंगल के हाफ का साइन रेशो, मतलब ए एंगल के हाफ का साइन रेशो, तो कैसे निकलेगा? ए एंगल को बनाने के लिए जो दो साइड्स लग रही थी बस उन्हीं को सबट्रैक्ट करिए सेमी पेरीमीटर से और उनका प्रोडक्ट ले लीजिए। मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर आप मानना चाह रहे हो, आप मांग रहे हो सर कि आपको ए एंगल का हाफ चाहिए, है ना, ए एंगल के हाफ का साइन रेशो चाहिए, तो आप पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। अब सेमी पेरीमीटर क्या होती है सर? सेमी पेरीमीटर होती है तीनों साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब आप क्या करिए सर, अब आप जो दो साइड्स इस एंगल को क्रिएट करने में लग रही थी, आप पहले तो अंडर रूट ले लीजिए, और जो दो साइड्स, कौन सी साइड सर? बी और सी, तो आप उन दो साइड्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए। आप सेमी पेरीमीटर में से बी सबट्रैक्ट करिए और आप सेमी पेरीमीटर में से सी सबट्रैक्ट करिए, और इन दो साइड्स का जो आपने डिफरेंस किया है सेमी पेरीमीटर से, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट से उसे डिवाइड कर दीजिए। ये आपका साइन ऑफ a बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली क्या इसी बेसिस पे हम साइन ऑफ b बाई 2 लिख सकते हैं? आई होप अब लॉजिक सेम है स्टूडेंट्स। साइन ऑफ b बाई 2 के लिए अब इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करिए क्लास, इन पैटर्न्स के बेसिस पे आप इन फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। जैसे अगर साइन ऑफ b बाई 2 चाहिए तो एंगल b क्रिएट करने के लिए कौन सी दो साइड्स लग रही होंगी? वापस से a और c, तो मैं सेमी पेरीमीटर में से a सबट्रैक्ट कर दूंगा और सेमी पेरीमीटर में से c सबट्रैक्ट कर दूंगा और इनके प्रोडक्ट से इसको डिवाइड कर दूंगा। क्या आपको ये रूल समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? हमारे हाफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरली साइन c बाई 2 कितना होगा? सोच के बताओ स्टूडेंट्स। इसी बेसिस पे अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँ साइन c बाई 2, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ स्टूडेंट साइन ऑफ c बाई 2, तो c एंगल का हाफ मैं निकालना चाह रहा हूँ, उसका साइन रेशो निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे क्या कहूँगा स्टूडेंट्स? मैं इसे कहूँगा अंडर रूट ओवर व्हाट? सी एंगल है, तो सी एंगल बनाने के लिए कौन दो चाहिए? सी एंगल बनाने के लिए मुझे चाहिए एक तो कौन सी साइड स्टूडेंट्स? एक साइड चाहिए ए, और सी एंगल के लिए जो दूसरी साइड चाहिए होगी वो होगी बी, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये आपका ओवरऑल बन जाएगा सी एंगल के हाफ का साइन रेशो। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है सर। इसी तरीके से इन एंगल्स के हाफ का कॉस भी निकाल सकते हैं। बाय द वे, यहाँ तक जाने के बजाय मैं सीधी सीधी प्रॉपर्टी सजेस्ट करूंगा। आपको याद होगी ये वाली आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर साइन थीटा मिल गया तो आई थिंक कॉस थीटा निकालना आसान है। तो एक फॉर्मूला याद रख लो, उससे दूसरा फॉर्मूला आसाम से निकाल लोगे। मतलब इतने सारे फॉर्मूले याद रखने से अच्छा है ये कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू के स्क्वायर को 1 में से सबट्रैक्ट कर देना तो वो आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a बाई 2। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इतने सारे फॉर्मूले याद रखना डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर भी अगर आप कॉस वाले फॉर्मूले का पैटर्न देखना चाहते हैं, अगर आप कॉस वाले फॉर्मूले को याद रखना चाहते हैं, तो कॉस वाला फॉर्मूला क्या कहता है सर? उसमें आप कुछ मत करिए, एस माइनस बी अपॉन सी कर लीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि उसको ऐसे याद रखिए जो मैंने किया, कि आप आइडेंटिटी से यूज करिए। सिमिलरली हमको पता है सर एक और फॉर्मूला, कि हमको पता है टेन थीटा क्या होता है सर? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब चूंकि हमने साइन थीटा निकाल लिया है, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने सीख लिया है, कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, तो दोनों का डिवीजन जब आप करेंगे तो आपका tan a बाई 2 भी आ जाएगा। tan a बाई 2 भी सेम इसको cos a बाई 2 से, मतलब sin a बाई 2 को cos a बाई 2 से डिवाइड करके आप tan a बाई 2 भी इजीली निकाल सकते हैं। तो आई वुडेंट रिकमेंड कि आप सारे फॉर्मूले याद करिए, आप एक स्टैंडर्ड सा कोई सा भी एक याद कर लीजिए, उससे आप बाकी तीनों, मतलब साइन a बाई 2 अगर आपको याद रह गया तो आप cos a बाई 2 बना सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके, आइडेंटिटी यूज करके, और tan a बाई 2 भी बना सकते हैं साइन a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 से। यहाँ से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट सा रूल है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है, उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के अंदर मान लो क्या हो रहा है। अब आपको अभी तक हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? अगर हमें ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल की हाइट पता है, मतलब अगर मुझे पता है कि सर इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ये आपकी होती है हाइट, जैसे लेट्स से हम कहते थे h, और इस ट्रायंगल का बेस पता होता था, लेट्स से उसकी लेंथ है b, तो आप क्या बोलते थे सर? हम बोलते थे इस ट्रायंगल, मतलब अगर ये ट्रायंगल है ABC, अगर ये ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया हम अभी तक क्या कहते थे स्टूडेंट्स? वो हम कहते थे हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? बेस इज बी, एंड व्हाट इज हाइट? हाइट इज h। हम ये कहा करते थे। बट क्या इसी फॉर्मूले का एक एक्सटेंडेड वर्जन है? अगर हमें हाइट नहीं पता है तो क्या इन ट्रायंगल्स के लॉस की हेल्प से हम फिगर आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। बस इस हाइट को अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना सीखे, तो वो क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है। पहला तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला आप लोगों ने आई होप सीखा होगा। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स? अगर किसी ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर हमें पता है, ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर अभी डिस्कस की स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो हेरॉन्स फॉर्मूला कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया इज गिवन बाय, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या कहता है? सेमी पेरीमीटर। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका हेरॉन्स फॉर्मूला बन जाता है, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ध्यान से सुनिए और ध्यान से सोच के बताइए मुझे, हेरॉन्स फॉर्मूला के बाद अगर मैं इसे देखूं, किसे देख रहा हूं क्लास? अब मैं देख रहा हूं इसे, क्या कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
इस फॉर्मूले से, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपने क्या किया, बेस तो बेस रखा लेकिन हाइट को आपने साइन कॉस और इनकी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहाँ पर देख रहे हो, मतलब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह देखा इस वाले पार्ट को, और उस बेसिस पे आपने हाइट फिगर आउट की। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो उस प्रोजेक्शन रूल की हेल्प से अगर मैंने साइड की हाइट की लेंथ, मतलब इस हाइट को फिगर आउट किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हाफ BC, और BC साइड के बीच में एंगल कौन सा है, वो है A, तो उसका साइन रेशियो ले लेंगे। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, लेट्स से ये ट्रायंगल कुछ बन सा रहा है ना, तो लेट्स से ये आपका ट्रायंगल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में ये है A, आपका ये हो जा रहा है B, और ये हो जा रहा है C। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अब अगर मैं एंगल A के अपोजिट साइड देखता हूँ, तो एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट्स, ये A, एंगल B के अपोजिट होती है B, एंगल C के अपोजिट होती है C। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप इस ट्रायंगल एक ABC का एरिया जो लिखेंगे, उसके तीनों वर्जन्स आपके सामने। आप पहले लिखिए हाफ, अब कोई सी भी एक साइड ले लीजिए, कोई सी भी दो साइड्स ले लीजिए। मानो मैं ले लेता हूँ AB, अगर मैंने ली है साइड AB, है ना, तो आप लिखिए हाफ AB, आप लिखेंगे हाफ ऑफ AB, और इस AB के साथ आप प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों साइड्स के कन्वर्जेंस से बनने वाले एंगल का साइन रेशियो। तो A और B से कौन सा एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, एंगल C। तो आप क्या ले लेंगे, AB के साथ आप साइन रेशियो लेंगे एंगल C का। क्या आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स? सिमिलरली मैं अगर चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ। अगर अभी AB लिया तो आप क्या सोच सकते हो क्लास, BC भी सोच सकते हो, मतलब ये रहा आपका B और ये रहा C, और B और C के बीच में एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, एंगल A। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ साइड B साइड C इंटू साइन ऑफ एंगल A। क्या आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स? सिमिलरली अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो मुझे जो निकल के आ रहा है, अगर AB और BC लिया तो क्या CA भी ले सकते हैं, बिल्कुल। ये रही साइड C, ये रहा साइड A, और इनके बीच का कन्वर्जिंग से जो एंगल बन रहा है वो है एंगल B। तो आप यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A इंटू C या C इंटू A ऑफ द एंगल, इनके बीच का, जो कि क्या होगा स्टूडेंट, C और A के बीच का एंगल इज एंगल B। आई होप क्लियरली दिख रहा है कि ये है AB तो वो हो जाएगा C, ये है BC तो ये हो जाएगा एंगल A, और ये है CA तो हो जाएगा एंगल बचा हुआ B। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ये भी ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे क्लास, बहुत ध्यान से सुनते चले जाइए। M-N थ्योरम, मतलब MN थ्योरम, M-N तो नहीं है वो, MN थ्योरम है। अब वो क्या है वो सुनिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरम है। वो कह रहा है अगर एक ट्रायंगल में अगर AB एक साइड है जिससे एक पॉइंट D है जो कि M/N के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब इसी से आपकी मीडियंस वाली थ्योरम भी निकल के आती है। तो आप हमेशा याद रखिए दो रिजल्ट्स क्या स्टूडेंट्स, कि अगर इस D ने इसको M/N के रेशियो में डिवाइड किया, किस ट्रायंगल में, AB साइड को, है ना, तो आप हमेशा याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये D जो है ये एंगल बना रहा है अल्फा और बीटा, इसी से एंगल बाइसेक्टर की भी थ्योरम निकल के आ जाती है, और इसी से मीडियन वाली थ्योरम भी बन के आ जाती है, तो उन दोनों का ओरिजिन यहीं से आता है। तो आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे M+N cot थीटा, M+N cot थीटा। व्हाट इज थीटा स्टूडेंट्स? जो ये D लाइन है, ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर होना, तो दिस इज नथिंग बट अ लाइन विच डिवाइड्स दिस साइड AB इंटू M/N रेशो, तो वो इक्वल होगा N cot A माइनस M cot B के। क्या आपको ये लाइन समझ आई स्टूडेंट? सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो M+N cot थीटा को आप ये भी लिख सकते हो, क्या, M cot अल्फा माइनस N cot बीटा, क्योंकि ये एंगल भी सेम ही होंगे, वहीं तक बात जा रही होगी। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अपोलोनियस थ्योरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है, ये वही उसी फॉर्मूले से बनकर आई है। अपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर ट्रायंगल ABC में AD एक मीडियन है, अगर AD मीडियन है तो क्या होगा, CD और DB इक्वल लेंथ के होंगे, और अगर CD और DB इक्वल लेंथ के हैं तो याद से इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स। क्या बात है सुनिएगा, कि AB का स्क्वायर, इस AB का स्क्वायर और इस AC का स्क्वायर, तो AB और AC के स्क्वायर्स का सम हमेशा AD के स्क्वायर और इन दोनों में से किसी भी एक के, क्योंकि दोनों सेम है, या तो आप CD ले लीजिए या BD, इन दोनों में से किसी एक के स्क्वायर के सम का डबल होता है। आपको ये लाइन समझ आई स्टूडेंट्स? मैंने क्या बोला, हमने बोला सर AC का स्क्वायर कर लो और AB का स्क्वायर कर लो, है ना, जिन दो के कन्वर्जेंस से आपने मीडियन ड्रॉ किए, जहां वर्टेक्स से मीडियन का ओरिजिन है, उन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम कर लो, ये डबल होता है किसके, सर मीडियन की लेंथ और इन दोनों में से किसी भी एक साइड के लेंथ के स्क्वायर के सम का ये डबल होता है। ये बात याद रखिएगा क्लास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, इस थ्योरम पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे याद रखा जाना जरूरी है। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो देयर इज अनदर टर्म, देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मीडियंस। निकालने का भी देयर इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक, मीडियंस की भी लेंथ निकालना बड़ा आसान सा तरीका है। आप कुछ मत करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको AD निकालना है, मैं एक सिंपल सा रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर आपको AD की लेंथ निकालना है, तो AD के लिए क्या निकालोगे आप, AD के लिए मुझे जो पता है सर वो क्या पता है कि एंगल A के अपोजिट साइड है स्मॉल a, एंगल B के जो अपोजिट साइड है वो है स्मॉल b, और एंगल C के अपोजिट सर जो साइड है दैट्स स्मॉल c, है ना। तो ये आपके कुछ साइड्स हैं। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वो जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि AD, नाउ व्हाट विल बी AD, AD विल बी हाफ, AD विल बी हाफ ऑफ,
2b² मतलब AD विल बी हाफ ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a²। क्या आपको क्लिक हुआ है? हमने क्या किया, हाफ ऑफ अंडर रूट ओवर इसके स्क्वायर का डबल प्लस इसके स्क्वायर का डबल माइनस इसके स्क्वायर का सब मतलब डिवीजन सब्ट्रैक्शन किया। तो इस वजह से इस फाइनल एक्सप्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा, इस एक्सप्रेशन से हमें इस मीडियन की लेंथ मिल जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके पास और भी तरीके होंगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, आप और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इतने कम नहीं आएंगे, जैसे हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। जेईई मेंस रटने वाली एग्जाम नहीं है जहाँ पर आपको चीज़ें रट कर पूछी जाएँ, वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी जो कंसेप्चुअल होंगे, जो कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे, है ना। तो इतनी डिटेल में शायद चीज़ें ना आए। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ें। ये कुछ इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट हैं स्टूडेंट जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। उनमें से एक कंसेप्ट होता है सर्कम सर्कल। नाउ सर्कम सर्कल होता क्या है वो समझिएगा। सर्कम सर्कल का मतलब है अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ एक सर्कल बनाया जाए, मतलब एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जाए जो उस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस को टच करता हो जाता है, तो उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल की खास बात क्या होती है कि इस ट्रायंगल का एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता है, इस सर्कल का सेंटर होता है। और ऑब्वियसली अगर तीनों वर्टाइसेस उससे पास हो रही हैं तो तीनों वर्टाइसेस को टच करने वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सर्कम रेडियस। तो हम उसे डिनोट करते हैं कैपिटल R से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट स्टूडेंट्स, आई होप को याद होगा, जो हमने साइन रेशो निकाला था। क्या आपको याद है साइन रेशो? तो वही साइन रेशो वाले रूल से हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो साइन रूल हमने सीखा था वो क्या था, A/sin A, B/sin B, C/sin C, वो हमेशा इक्वल होता है 2 टाइम्स द सर्कम रेडियस। मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपका जो साइन रूल था वो क्या था स्टूडेंट्स, याद करो, साइड A अपॉन एंगल A का साइन रेशो जो कि इक्वल होता है किसके, साइड B अपॉन साइन B के, जो कि इक्वल होता है साइड C अपॉन साइन ऑफ एंगल C। सर ये हमेशा इक्वल होता है डबल ऑफ सर्कम रेडियस के। मतलब आप हमेशा याद रखिएगा सर्कम स्क्राइब जो सर्कल है आपका, है ना, जो सर्कम रेडियस है इसका डबल हमेशा इनमें से किसी के भी इक्वल होता है, तीनों ही इक्वल होते हैं रादर। तो ये ऐसा कुछ होता है। नॉट जस्ट दैट, एक और इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स, क्या कि अगर आप ABC तीनों साइड्स के प्रोडक्ट को मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ से एक और चीज़ डिराइव कर सकते हैं। वो क्या कि आप लिखते हैं R इज इक्वल टू तीनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी आप अगर ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल उधर शफल करें तो यहाँ से आप एक और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला बना सकते हैं, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स सर्कम रेडियस। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसे आप याद रखिएगा। ये रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया इज गिवन बाय तीनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4। इन सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से देख के पढ़िए और मुझे बताइए क्या आपको ये समझ आया फाइनली स्टूडेंट्स की सर्कम रेडियस और ट्रायंगल के एरिया में जो रिलेशन होता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, एक साइन रेशो वाला रूल, हमारा जो साइन रूल होता है, सर्कम रेडियस से क्या रिलेशन है और ट्रायंगल के एरिया से उसका क्या रिलेशन है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बनते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें समझेंगे। सर्कल कनेक्टेड विद द ट्रायंगल, तो इस पर क्या क्या बातें हो रही है हमेशा याद रखिएगा। द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा था। अगर इसका सर्कम सर्कल बनाया जाए, तो मैं एक अप्रॉक्सीमेटेड सा बना दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत एग्जैक्टली सा, बहुत प्रॉपर सा तो नहीं बनेगा। आई होप आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है सर्कमफेरेंस पे कहीं भी। आई होप ये बात आपको पता है, ये बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को और मैं यूज़ करता हूँ तो हमें बताएगा ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा सर्कल का सेंटर, और सर्कल का सेंटर है तो ये क्या होगी, ये होगी सर्कम रेडियस। तो ये पॉइंट अगर आ रहे हैं, ये पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस अगर आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस भी स्टूडेंट्स आर होगी। वो यही कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट ही सर्कल का सर्कम सेंटर होता है, और उस मिड पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों क्या होंगी, सर्कम रेडियस। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का हाफ कर दीजिए, वही आपकी सर्कम रेडियस होगी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द सर्कम सेंटर, हमने अभी बात की। डिस्टेंस ऑफ द सर्कम सेंटर फ्रॉम द साइड AC इज r cos b। रेडियस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन विद ईच साइड a इज r इज a/2 cosec pi by n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, मान लो अगर एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, अब n साइडेड रेगुलर पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 साइडेड, 6 साइडेड, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, कुछ भी हो रहा है। मान लो अगर एक हेक्सागन दिख रहा है आपको, है ना, हेक्सागन अगर दिख रहा है तो हेक्सागन मतलब कुछ ऐसा एक रेगुलर हेक्सागन दिख रहा है। अब इस रेगुलर हेक्सागन में मान लो अगर वो सर्कम सर्कल बना रहा है, सर्कम सर्कल की खास बात क्या होगी, बहुत प्रॉपर्ली तो आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ, बट मान लो एक सर्कल है जो इसकी सारी वर्टाइसेस को टच कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा सा अगर वो सर्कल है,
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वो थोड़ा सा ओवल शेप बन रहा है बट यू आर रियलाइजिंग इट। ये अगर एक सर्कल है ना, इस सर्कल की खास बात क्या है, दैट इट इज टचिंग ऑल द वर्टाइसेस। एक खास बात ये भी होगी कि सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या है स्टूडेंट्स, की इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर आप सरकम सर्कल बनाते हैं तो उसकी सरकम रेडियस की लेंथ जो होती है वो होती है उस पॉलीगन की साइड की लेंथ का हाफ टाइम्स कॉसेक पाई बाय एन। एन मतलब वो साइडेड कितना साइडेड पॉलीगन है, मतलब अगर इसकी साइड की लेंथ होती है, लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ लेट्स से 7, तो इसका सरकम रेडियस जो आती है, इसकी जो सरकम रेडियस आती है वो आप लिखते हैं स्टूडेंट्स क्या, वो आप लिखते हैं 7/2 साइड की लेंथ का हाफ कॉसेक पाई बाय एन। नाउ व्हाट इज एन? एन इज दी साइड्स जितनी है, उसमें साइड्स कितनी है स्टूडेंट्स x, तो ये इसकी सरकम रेडियस होती। आई होप आपको ये बात समझ आई और यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। विद दैट अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या है स्टूडेंट्स, इन सर्कल। अब ये बड़ा मज़ेदार सा सर्कल होता है। इन सर्कल का मतलब होता है, मान लो अगर एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ना, और इन सर्कल का मतलब होगा अगर आपने उस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल बनाया जो कि इस ट्रायंगल की सारी एजेस को टच कर रहे हैं। देखो सर्कम सर्कल क्या कर रहा था, उसकी वर्टाइसेस को टच कर रहा था। अब एक सर्कल ऐसा बनाया जा रहा है जो कि इसकी सारी एजेस को टच कर रहा है। तो एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल की सारी एजेस को अगर टच करता है तो उस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इस सर्कल की भी एक रेडियस होती है और ऑब्वियसली हमें पता है कि सर्कल की जो टेंजेंट होती है, अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सर्कल की टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो सर्कल की क्या होती है, रेडियस। तो यहाँ पर उस रेडियस को हम कहेंगे इन रेडियस और उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो आई होप आपको इन सर्कल और इन रेडियस समझ आई। क्या होती है क्लास, द सर्कल टचिंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरनली कॉल्ड द इनस्क्राइब्ड सर्कल और द इन सर्कल। और उसमें खास बात क्या है स्टूडेंट्स, इस इन रेडियस का भी ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर और ट्रायंगल के एरिया से एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, याद रखिएगा कि सर आपकी जो इन रेडियस है, जो आपकी इन रेडियस r है, उसको आप निकाल सकते हो ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय इट्स सेमी पेरीमीटर। ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अलॉन्ग विद दैट येस वी ऑलरेडी नो कि इसके एक और कुछ वर्जन है जो कि ये भी हैं। बाय द वे मेरा बस इंपॉर्टेंट सा कंसर्न है कि एटलीस्ट इस फॉर्मूले को तो आप याद रखिएगा। आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे हैं और सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं ताकि आप रिवाइज कर पाए इन्हें एग्जाम से पहले भी। कुछ और रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इन रेडियस पर ये भी फॉर्मूले बनते हैं, ये भी फॉर्मूले बनते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। मेजरली एटलीस्ट कम से कम ये वाला फॉर्मूला है तो याद रखिएगा कि स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन होता है, मतलब सरकम रेडियस और इन रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो सरकम रेडियस और इन रेडियस में बड़ा सिंपल सा रिलेशन होता है कि किसी भी सर्कल की सरकम रेडियस जो r होती है वो 4 टाइम्स होती है सरकम रेडियस और आपके जितने भी सारे एंगल्स हैं उनके एंगल्स के हाफ के साइन रेशो के प्रोडक्ट के, मतलब साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। तो ये भी वहाँ पिक्चर में आता है। ये सारी बातें याद रखिएगा, एटलीस्ट ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा क्लास, ये आपके बहुत काम आने वाला है। मैं कहूँगा कि ये रिजल्ट आपके ज़्यादा काम आने वाला है, याद रखिए स्टूडेंट्स इस बात को। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेडियस ऑफ अ इन सर्कल, जैसे अभी हमने बात की थी एक एन साइडेड पॉलीगन के सरकम रेडियस की, सिमिलरली किसी भी एन साइडेड पॉलीगन की सरकम रेडियस भी इन रेडियस भी निकाली जा सकती है, विच इज अगेन डिनोटेड बाय a/2 cot पाई बाय n। यानी अगेन अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे अगर मेरे पास एक पेंटागन है ना, पेंटागन मतलब क्या, कुछ ऐसा सा रेगुलर पेंटागन होगा वो स्टूडेंट्स, और अगर वो एक रेगुलर पेंटागन है, इफ दैट्स अ रेगुलर पेंटागन, मान लो कुछ ऐसा सा, तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा। और अब अगर मैं इसमें इन सर्कल बनाऊं, इन सर्कल मतलब क्या, इसके अंदर एक सर्कल जो इसकी सारी एजेस को टच कर रहा है ना, तो अगर वो सारी एजेस को टच कर रहा है तो एक ऐसा सा कुछ सर्कल बनेगा स्टूडेंट्स। और ये जो सर्कल होगा, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इन रेडियस। सबसे पहली कंडीशन, ये एक रेगुलर पेंटागन होना चाहिए, एक रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, और पेंटागन है मतलब इसकी साइड्स कितनी है 5। तो इसकी इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, इसकी इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप वही करेंगे साइड का हाफ। तो मान लो इसकी साइड की लेंथ दी गई थी हमें 8, तो आप कर दीजिए 8 का हाफ यानी 8/2, और तब हम ले रहे थे कॉसेक पाई बाय एन। इस बार आप लेंगे क्या, कॉट पाई बाय एन। मतलब जब आप सरकम रेडियस निकाल रहे थे तब आप ले रहे थे कॉसेक रेशियो, बट जब आप इन रेडियस निकालेंगे तो आप लेंगे कॉट पाई बाय एन। एन एन इज व्हाट, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स, एक ही बात होती है क्योंकि वो पॉलीगन है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है स्टूडेंट्स 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इस बेसिस पर आप इन रेडियस वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने बस एक एग्जांपल लेके आपको सरकम रेडियस और इन रेडियस किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में निकालने का तरीका सिखाया। वही प्रॉपर्टी यूज करके आई होप आप ट्रायंगल में भी निकाल सकते हैं। विद दैट अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो एक आता है ऑर्थो सेंटर एंड पीडल ट्रायंगल। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो समझिएगा। ऑर्थो सेंटर बड़ी मजेदार सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है और अदर एक पॉइंट होता है। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपका ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में आप सारे एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें, अगर आप ट्रायंगल में सारे एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें, कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, बस आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, मतलब एक एल्टीट्यूड हो जाएगा ये स्टूडेंट्स,
एक एल्टीट्यूड हो जाने वाला है ये, और तीसरा एल्टीट्यूड जो होगा ऑब्वियसली होगा ये। तो पहली बात है, सारे जो सेंटर्स बनते हैं, मतलब ये जो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, एंगल बाइसेक्टर बनाइए, मीडियंस बनाइए, ये जो सारे बाइसेक्टर्स होते हैं, है ना, ये जो भी चीज़ें होती हैं, इनके सबके पॉइंट्स ये कॉन्ग्रुएंट, ये कन्वर्जिंग होते हैं, मतलब ये किसी एक पॉइंट से हमेशा पास होते हैं, है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स का मतलब 2 से भी निकालेंगे तो आ जाएगा। तो इन तीनों लाइन्स का जो आपके परपेंडिकुलर, मतलब आपके जो एल्टीट्यूड्स हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ये बात आई होप याद रखेंगे। और ऑर्थो सेंटर अगर मुझे पता चला तो ध्यान से देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फॉर द वर्टाइसेस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। ट्रायंगल DEF जो बनेगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल DEF क्या होगा वो समझिएगा। ट्रायंगल DEF का मतलब होगा कि अगर इसमें अब जो ये अपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं, आपने जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं स्टूडेंट्स, अगर इनके जो पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो इन पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल को हम कहते हैं पीरियल ट्रायंगल। आई होप आपको याद होगा। मतलब अगर ये ट्रायंगल था ABC, तो इस ABC में जब आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉप किए तो ये हुआ D, ये मान लेते हैं E, और ये हो जा रहा है F, तो ये DEF को हम कहते हैं पीरियल ट्रायंगल। आई होप ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। पीरियल ट्रायंगल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ये कि ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द इन सेंटर ऑफ द पीरियल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि ये जो आपका पीरियल ट्रायंगल बना है स्टूडेंट्स, ये जो आपका पीरियल ट्रायंगल बना है, अगर इसमें आप एक इन सर्कल बनाते तो इस इन सर्कल का भी सेंटर वही होता जो इस बड़े वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। वो एक बात कहना चाह रहा है, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं कुछ और भी डिस्कस करूँ तो और क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स आर 2r cos A, 2r cos B, हम कोसाइन रूल या प्रोजेक्शन रूल के थ्रू निकाल सकते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है ना। अलॉन्ग विद दैट इसे एक बार जल्दी से देखिए और रिवाइज करिए, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे क्या आ रहा है ध्यान से सुनते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। व्हाट इज स्क्राइब्ड सर्कल? नाउ स्क्राइब्ड सर्कल, ये जो हमारे आउटर, मतलब अगर मैं इन एजेस को एक्सटेंड करूं तो जो सर्कल क्रिएट होता है दैट इज स्क्राइब्ड सर्कल। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए टर्म और स्क्राइब्ड सर्कल। ये हमारे इंस्क्राइब्ड सर्कल जैसा ही है, बट ये एक्स सर्कल की तरह है। एक्स सर्कल जैसे हमारा अभी इन सर्कल था, मतलब जो सर्कल के तीनों एजेस को टच कर रहा था, ये भी तीनों एजेस को ही टच करेगा, बट ये दो एजेस को एक्सटर्नली टच करेगा, इसलिए इसका नाम होगा स्क्राइब्ड सर्कल। ये छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ रिजल्ट्स हैं स्क्राइब्ड सर्कल को लेके, इतनी डिटेल्स में आई डोंट थिंक आपको जाने की जरूरत है। अब हम सीधे आते हैं काम की बात पर, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम बात करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स को जितनी भी लेकर हमें बातें करनी थी हमने की। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन सिंपली, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है P, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट P रखा हुआ है तो P को मेजर करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं ना कोई शख्स खड़ा हुआ है, तो शख्स को कितना अपना एंगल एलिवेट करना पड़ रहा है, मतलब उसको किस एंगल पे वो चीजें दिख रही है, वो एंगल ऑफ हमारा होगा एलिवेशन, है ना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, मान लो आप किसी एक सर्टेन हाइट पर हो और आप डेप्थ में कोई ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, तो आपकी ये जो आई साइट है, इससे आपकी आई साइट कितने डिग्री से रोटेट हो रही है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए डेप्थ में, जब आप नीचे देखते हैं तो उस केस के सिनेरियो को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन्हीं से हमारी काफी सारी चीजें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में सॉल्व होंगी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कंसेप्ट यूज करेंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड से रिजल्ट हैं स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट अगेन कि आप इन्हें रटे या याद करें। मैंने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू सिनेरियोज में समझाऊंगा कि हम कैसे सोचते हैं। जैसे देखो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह दे रहा है अल्फा और यहाँ पे कह दे रहा है बीटा, ये आपको लेंथ दे दी है, ये लेंथ दे दी है बी, ये लेंथ दे दी है लेट्स से आर और ये लेंथ दे दी है एच। तो हम स्टैंडर्ड से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके जो भी लेंथ दी होगी और जो भी लेंथ पूछी होगी, जितने भी एंगल्स हमें फिगर आउट करने होंगे या दिए होंगे, उस बेसिस पे हम हमारे रिजल्ट्स निकाल लेंगे। आई डोंट वांट कि आप इतना सारा रटें, इतना सारा याद करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ टू फिगर दिस आउट। अगर उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से पता है और वो हमें आते हैं, हम क्वेश्चंस के थ्रू इसे और कंसोलिडेट करेंगे। बस याद रखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। सेम सिनेरियो यहाँ पर है, यहाँ पर भी चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कि ऐसे अलग अलग सिनेरियोज बन रहे होंगे। कभी कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा या कुछ एक सर्टेन हाइट होगी, बची हुई हाइट होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये एंगल होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे दी जाएगी। इस तरीके
तरीके से हमें क्वेश्चंस में चीज़ें दी जाएंगी, तो इस तरीके से अलग अलग सिनेरियोज बनेंगे। आई डोंट वांट कि ऐसे अलग अलग सिनेरियोज के आप रिजल्ट याद रखें, ये हर बार हम डिराइव कर लेंगे, हार्डली 5 से 10 सेकंड लगेंगे इनको करने में, सो इतना रटना इज नॉट अ गुड आइडिया। सेम ऐसा यहाँ पर मान लो एक कोई हाइट है, एक पोल है, उस पोल को अलग अलग पॉइंट अलग अलग हाइट से देखा जा रहा है, और अलग अलग हाइट से देखने पे अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में भी हम ये डिस्टेंस या ये हाइट या इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ, ये कुछ भी हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अगेन यू नीड नॉट लर्न दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, मान लो दो पोल हैं, एक पोल की हाइट है h, एक की कैपिटल H, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बेस से, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बेस से कुछ ना कुछ एंगल है, और फाइनली फिर इनके बीच की डिस्टेंस अगर पूछी जाए, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स बन सकते हैं, बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं। वो अलग अलग सिनेरियोज हम क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। जैसे अगर बीच में एक पोल है, इसको इधर से देखा तो कुछ और एंगल है, इधर से देखा तो कुछ और एंगल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या पोल की हाइट या कुछ भी हमसे पूछा जाए, अगेन विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट या वैल्यूज जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और हमारे कंसेप्ट जो हमने पढ़े वो अप्लाई करके हम ये इजीली निकाल लेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लर्निंग ऑल दीज फॉर्मूले। डोंट वरी अबाउट दीज फॉर्मूले, इतना कुछ याद करने की टू बी वेरी ऑनेस्ट जरूरत नहीं है। इसीलिए फाइनली अब हम उस पार्ट पर आ रहे हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। जल्दी से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इफ ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल की ये 3 साइड्स हैं, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू होगी। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया, वीडियो को पॉज करके अब हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। वो क्या लिख रहा है, वो कहता है ए बी और सी हैं वो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स है। सर ट्रायंगल की अगर 3 साइड्स हैं तो मुझे ये बात जरूर पता है हमेशा से कि एक ट्रायंगल में जब 3 साइड्स होती हैं, है ना, जैसे ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी, तो ट्रायंगल की 3 साइड्स में हमें हमेशा पता है कि किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है। मतलब कहना है इसे कि सर मैं हमेशा कह सकता हूँ लेट्स से ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सी से, ये बात हमेशा ट्रू है। नॉट जस्ट दैट, अगर मैं सी को इस तरफ लेकर आता हूँ तो मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूँ यहाँ से कि सर a प्लस बी माइनस सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये भी एक रिजल्ट है जो हम हमेशा डिराइव कर सकते हैं। ये रिजल्ट हमारे पास हमेशा होगा कि ए बी और सी का, मतलब ए और बी का सम और सी का डिफरेंस का जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हम हमेशा याद रख सकते हैं। इस बेसिस पे अगर मैं इन सारे रिजल्ट्स की तरफ आऊँ, इन सारे रिजल्ट्स को कंक्लूड करने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या बात एटलीस्ट हमेशा डेफिनेटली ट्रू है। क्या एटलीस्ट मैं देख के तो कह सकता हूँ सर ऑप्शन सी तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। आप ऐसे समझो स्टूडेंट्स, जरा छोड़ो ऑप्शन सी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक छोटा सा रिजल्ट डिराइव करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से यही बात के थ्रू सोचने की कोशिश करिए, दिस कैन बी यूज्ड एज अ हिंट, तो इस प्रॉपर्टी को एज अ हिंट यूज करिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको क्लोजेस्ट आंसर लग रहा है। जल्दी से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए फाइनली क्या आप सोच पाए कि अगर इस बेसिस पे मैं कहीं पहुंचना चाह रहा हूं तो कहां पहुंचूंगा। आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए स्टूडेंट्स। ऑप्शंस में देखो क्या लिखा हुआ है, सर इसी के बेसिस पे कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटा सा काम करता हूं स्टूडेंट्स, एक एक्सप्रेशन को एक फिगर आउट करता हूं। एक एक्सप्रेशन ये लेता हूं, मान लो मैं एक्सप्रेशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अंडर ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, ये मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ। एक और एक्सप्रेशन ले रहे हैं, मान लेते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट सी, है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, उसको देखता हूँ कि इस पे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। और अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखो क्या सोच सकते हैं आप। देखो ये हो जा रहा है मान लो थोड़े के लिए x और ये हो जा रहा है y, तो ये हो जा रहा है x माइनस वाई, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट सी का स्क्वायर यानी सी। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है सर ये आता है ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर बी, और फिर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट बी, है ना, और दोनों पॉजिटिव है तो मैं अंडर रूट ए भी लिख सकता हूँ, और ये है माइनस सी। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको फाइनली जहाँ ले जाना चाह रहा था वहाँ पर ध्यान से देखो चीज़ें क्या दिख रही हैं। अगर अब मैं चीज़ें समझना चाहूँ तो मुझे क्या दिखेगा, याद करिए स्टूडेंट्स, ये क्या दिख रहा है ए प्लस बी माइनस सी, है ना। अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है ए प्लस बी माइनस सी, और इसमें ऐड क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है सर 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी। अब हमको पता है सर ए और बी तो दोनों साइड से ट्रायंगल की, तो दोनों पॉजिटिव होना तय है, तो अंडर रूट ए बी भी एक पॉजिटिव वैल्यू की, एनीवे अंडर रूट ए बी पॉजिटिव होना तय था। मतलब ये एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। और ये हमें पता है स्टूडेंट्स, याद करो ए प्लस बी माइनस सी, अब भी जस्ट हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया सर कि ए प्लस बी माइनस सी
ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता है। क्या आपको वो हिंट याद आई जो मैं सजेस्ट कर रहा था? तो मैं कह रहा हूँ ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो समथिंग पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू बी एन ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव। मतलब आप कहना चाह रहे हो सर कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है मतलब ये दोनों के प्रोडक्ट्स क्या होंगे? पॉजिटिव। मतलब ये दोनों टर्म्स भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि सब अंडर रूट्स हैं स्टूडेंट्स, और अगर ये अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं तो ये तीनों वैल्यूज का सम एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो वो तभी होगा जब या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। दोनों नेगेटिव हो नहीं सकते, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आप देखो ये तीनों साइड्स की लेंथ्स हैं, तो इन तीनों की लेंथ्स के अंडर रूट का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा बशर्ते जब ये दोनों ही पॉजिटिव हों। मतलब ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर मैं इसे पॉजिटिव रखूं, मतलब सर आप कहना चाह रहे हो अगर आप अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी को पॉजिटिव रख रहे हो, मतलब आप कह रहे हो सर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ अंडर रूट सी। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? या फिर मैं यहां से अगर कंक्लूड करना चाहूं, इस बेसिस पे देखूं, तो इस बेसिस पे क्या देखेंगे सर कि सर ये टर्म, ये प्रोडक्ट, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आप कहोगे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट सी इधर रखा तो हो जाएगा ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ अंडर रूट सी, जब उधर गया तो पॉजिटिव अंडर रूट सी। तो हाँ सर ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है जिस बेसिस पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा ट्रिकी था, बस ये वाला पार्ट सोचना अंडरस्टैंड थोड़ा सा ट्रिकी था कि सर ये चीज़ कैसे गेस करेंगे। बस यही चीज़ अगर हम वर्कआउट कर पाए तो एक क्वेश्चन करना आसान होगा। बड़ी स्टैंडर्ड सी सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसे समझिए वीडियो पॉज करके, और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एक क्वेश्चन समझा, हम साथ में से देखेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या लिख रहा है वो देखिए पहले। वो कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री और ए की वैल्यू 1 है, और फिर वो वैल्यूज पूछा है ए बी और सी की। सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास। अगर आप साइन रूल लगाते हैं, अगर आप साइन लॉ लगाते हैं तो इजीली वर्कआउट किया जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, सीधा सीधा सा फंडा है स्टूडेंट्स। हमें साइन लॉ याद है, क्या होता है सर? सर साइन लॉ होता है ए अपॉन साइन ए दैट विल बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी एंड दिस विल बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। आई होप आपको रिजल्ट याद है स्टूडेंट्स। और यही रिजल्ट अगर मैं यूज़ करता हूँ, अगर यही रिजल्ट यूज़ करता हूँ तो देखो मुझे एंगल ए पता है 30 डिग्री, एंगल बी पता है 45 डिग्री, हमें तीनों एंगल्स का सम पता है 180 डिग्री होता है। सर 45 प्लस 30 हो जाएगा 75, और 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे एंगल सी पता चल रहा है, वो कितना हो जाए, वो हो जा रहा है सर 105 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। ए की वैल्यू 1 है, बस अब बात खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से। हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर ए की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, अगर ए की वैल्यू 1 है तो डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे साइन ए से। साइन ए क्या होगा सर? साइन ए यानी साइन ऑफ 30 डिग्री। आई होप आपको दिख रहा है। ए की वैल्यू 1 जो है इसे मैं साइन 30 से डिवाइड कर रहा हूँ, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। नाउ व्हाट इज बी? सर बी है, बी नहीं पता, बी ही पता करना है, तो बी अपॉन साइन बी यानी बी अपॉन साइन 45। तो ये भी आपके पास एक्सप्रेशन आ जा रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? बी साइड पता करनी है, और इसका साइन का जो एंगल पता है मुझे, वो पता है 45 डिग्री। ये भी आसान सा एक एक्सप्रेशन बन रहा है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी बन रहा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या बन रहा है? सी अपॉन साइन सी। सी एंगल हमें पता है 105 डिग्री, तो इसे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? इसे मैं लिखूंगा सी अपॉन साइन ऑफ 105। इसे आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और ये बात आप हमेशा सुनिएगा और सोच के समझ के रखिएगा। अब फाइनली आई थिंक चीज़ें निकालना आसान है। हम बी साइड की लेंथ तो निकाल ही सकते हैं। देखो बी साइड की लेंथ क्या हो रही है, ध्यान से सुनिए। अगर साइड बी की लेंथ निकालनी होती तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 है ना, तो ये हो जा रहा है 1/2। अब देखो ये हो रहा है 1/1, ये हो रहा है 1/2। 1/2 ऊपर गया तो कितना हो जा रहा है 2। मतलब मैं इन दोनों को पहले कंक्लूड कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को कंक्लूड किया तो ये हो जा रहा है 2 इज इक्वल्स टू। आई होप आपको दिख रहा है 2 कैसे कह रहा हूँ सर? 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1 है और ये 1/2 है ना। तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लो 1/1, ये 1/2, तो 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2। 2 इज इक्वल्स टू बी, और साइन 45 को इधर ले आते हैं, तो साइन 45 को इधर लेकर आए तो साइन 45 कितना होता है स्टूडेंट्स? सर साइन 45 होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2 है ना। 2 को मैं √2 तो √2 लिख सकता हूँ, एक √2 से √2 कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? सर बी की वैल्यू आएगी √2, बी की वैल्यू आएगी √2। और अगर बी की वैल्यू √2 है तो मुझे ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, पर इस बेसिस पे एटलीस्ट हमारा ऑप्शन सी तो रिजेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि वी की वैल्यू √3 तो नहीं है। क्या आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स? अब अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो सी की वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके। पहला तरीका तो इसी से सोचते हैं क्लास, मुझे ये समझ आ रहा है, ये तो है 1/sin 30, तो मैं अब इसे और इसे यूज़ करके फाइनली सी की वैल्यू निकालूंगा। तो 1/sin 30 यानी क्या? 1/1/2 यानी हो जा रहा है 2, तो इस तरफ तो ये 2 है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सी की वैल्यू कितनी होगी? साइन 105 को उधर ले गए तो हो जा रहा है साइन 105 इज इक्वल टू सी। सी हमारी साइड 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 105 को, स्टूडेंट सोच के बताइए, क्या मैं 105 को सोच के देखना,
90 प्लस 15 लिख सकता हूँ। आई होप इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को भी, क्लियरली हम लिख सकते हैं। अब सर इस बेसिस पे सोचने की कोशिश करें, 90 क्या होता है, पाई/2। पाई/2 यानी क्या, हमारा वाई एक्सिस पे चीज़ हो रही है, मतलब 90 की वजह से साइन तो कॉस में कन्वर्ट होगा। मतलब आप क्या लिखने वाले हो, उस तरह से आप लिख रहे हो 2 टाइम्स कॉस, है ना, और क्या लिख रहे हो, ऑब्वियसली 15। बट ऑब्वियसली सर ये एंगल है जो इसका पॉजिटिव होना तय है, और पॉजिटिव इसलिए भी होगा स्टूडेंट्स क्योंकि 90 प्लस मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो आप 2 cos 15 से डील कर रहे हो एंगल सी के लिए, आप साइड सी फाइनली निकालना चाह रहे हो, राइट। तो साइड सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस विल नॉट बी एंगल सी, दिस विल बी साइड सी, राइट। cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, cos 15 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था या देखा था, cos 15 विल बी √3 + 1 अपॉन 2√2, है ना। तो cos 15 को मैं रिप्लेस करूंगा √3 + 1 अपॉन 2√2, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो फाइनली जो आपकी साइड सी की लेंथ आ रही है वो आ रही है √3 + 1 अपॉन √2, और इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मुझे क्लियरली ऑप्शन ए नज़र आ रहा है, और आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए, है ना। इस तरीके से आप चीज़ें सोच सकते हैं और चीज़ें निकाल सकते हैं। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एंगल ए 75 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है, और बी + सी √2 की वो वैल्यू फाइनली पूछ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सा थॉट या दिमाग लगा सकता हूँ ताकि फाइनली मैं वर्कआउट कर पाऊँ कि यहाँ पे कैसे चीज़ें सोचनी होंगी। अच्छा बाय द वे, उसने हमसे ये नहीं बोला है कि एंगल ए मतलब जो साइड ए है उसकी क्या वैल्यू है, उसने साइड ए को इसी तरीके से मेंशन कर रखा है, तो शायद सर निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से अब सीधे सीधे चीज़ें वापस वही दे दी, उसने एंगल ए दे दिया, एंगल बी दे दिया है, और हमें साइड सी और बी के टर्म्स में ए को एक्सप्रेस करना है, या उल्टा ए बी और सी में रिलेशन निकालना है ना। कोशिश करते हैं वापस, मेरे ख्याल से साइन रेशो काम करेगा। तो साइन रेशो के थ्रू जो साइन रूल हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने फिर से पढ़ा है a अपॉन साइन ए, तो मैं a को एज इट इज रख रहा हूँ साइन a। अब एंगल a कितना है स्टूडेंट्स, एंगल है 75 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख लूंगा साइन ऑफ 75 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। इज इक्वल टू b, व्हाट विल बी b, b हमें नहीं पता है, तो b को मैं लिख लूंगा b, और b वाला एंगल कितना है स्टूडेंट, साइन 45 डिग्री, तो हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना। सिमिलरली सी हमें नहीं पता है, बट सी के अपॉन में क्या लिखेंगे, ध्यान से सोचिए, 75 + 45, 75 + 5, 75 + 5 80, 80 + 40 कितना होगा 120, तो बचा कितना 60, 180 - 120 होता है 60, तो हो जाएगा साइन 60। आप इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो फाइनली चीज़ें कुछ ऐसी निकल के आएंगी जो कि हमने निकाली हैं। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है b + c √2। तो एक काम करो, सोच के देखो, b और c को इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, उन वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस कर दो, एक तरीका आसान सा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं b को निकालने जा रहा हूँ पहले। तो b कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, b को सोच के देखो, b आ रहा है साइन 45 टाइम्स a अपॉन साइन 75। आई होप का दिख रहा होगा। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, सोच के देखिए, b की वैल्यू आ रही है सर, b की वैल्यू आ रही है साइन 45 अपॉन साइन 75, और हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a से। आई होप आपको दिख रहा है ना। ये हमारा क्या हो जा रहा है, b हो जा रहा है। b कितना हो जा रहा है, साइन 45 टाइम्स a अपॉन साइन 75। सिमिलरली मुझे देखना है c √2, तो c √2 से पहले मैं √2 लिख लेता हूँ, तो प्लस करके √2 लगा लेते हैं। अब c की वैल्यू हम लिखेंगे, तो c कितना आएगा स्टूडेंट, सोच के देखो सर, c होगा साइन 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 75 इंटू a, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 75 इंटू ए। ये क्लियरली हमारा वापस कुछ ऐसा हो जा रहा है, और ये फाइनली वैल्यू है आपके b + √2 की, जो कि आपको b + c टाइम्स √2 की, जो कि आपको फाइनली इवैल्यूएट करना है। सर सबसे पहले तो ये a और a कॉमन दिख रहा है, साइन 75 कॉमन दिख रहा है, तो एक्सप्रेशन में बच क्या जा रहा है वो सोचेगा स्टूडेंट। सर एक्सप्रेशन में इधर क्या बच जा रहा है, साइन 45 हम सबको पता है कितना होता है सर, तो होता है 1/√2, तो 1/√2 एज इट इज़ रखा। अब ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, a अपॉन साइन 75 बाद में लिख देंगे। अब इधर क्या दिख रहा है क्लास, √2, है ना, तो √2 को एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पर √2। और साइन 60 कितना होता है स्टूडेंट, साइन 60 होता है √3/2, बेसिक सी बात है, तो साइन 60 हो जाएगा √3/2, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं √3/2। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। और इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है। तो इस अगर 2 को मैंने लिखा √2 इंटू √2, क्या आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा √2 इंटू √2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बचेगा वापस √2। और इसके प्रोडक्ट में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं a अपॉन साइन 75। आई होप आपको ये दिख रहा है। और साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, साइन 75 को मैं क्लियरली लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 - 15। क्या आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख लूँगा स्टूडेंट, साइन 90 - 15, है ना। तो मैं इसे लिखूँगा 75 को साइन 90 - 15
आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं जो कहने वाला हूँ। अब इसके थ्रू मैं क्या निकालूंगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है √3 + 1 अपॉन √2। और याद करो स्टूडेंट्स, जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, हमने देखा था cos 15 का वैल्यू हमने कितना लिया था स्टूडेंट्स, √3 + 1 अपॉन 2√2। वही वैल्यू वापस यहाँ पर बन रही है। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, साइन 90 - थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो कितना हो जाएगा cos 15। और cos 15 की वैल्यू हमने क्या सीखी है सर, सबसे पहले तो इस वैल्यू को वर्कआउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वाली वैल्यू कितनी है, √3 + 1 अपॉन √2, है ना। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा √3 + 1 अपॉन √2। और इस तरफ क्या मिल रहा है उससे ध्यान से देखिएगा, इस तरफ जो मुझे मिल रहा है वो है a, तो a को तो एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में √3 + 1 अपॉन 2√2, तो 2√2 को ऊपर लाएंगे और नीचे √3 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाने वाला है, a तो एज इट इज है तो मैं a को अलग लिख लेता हूँ, ये हो जा रहा है √3 + 1 अपॉन 2√2। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है। एंड आई थिंक अब चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं कि क्या चीज़ें फाइनली कैंसिल आउट होने वाली हैं। क्या आपको दिख रहा है, √3 + 1 से √3 + 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ 2 टाइम्स a। तो जो b + √2 टाइम्स e था वो आपका 2a के इक्वल होगा, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन a। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट्स, और कैसे फाइनली वर्कआउट किया। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ट्राई करेंगे। अगेन आई वुड वांट कि पहले आप इसे खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में समझेंगे, है ना। आई होप आपने क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद से समझा। सबसे पहली बात तो ट्रायंगल ABC में हमें ये बोला जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि 2b² = a² + c²। अपार्ट फ्रॉम दैट वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे sin 3b अपॉन sin b। क्या हमें sin 3b का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, sin 3 थीटा कितना होता है सर, वो होता है 3 sin थीटा, यानी 3 sin b -4 sin क्यूब b, है ना। ये आपका एक्सप्रेशन हो जाता है। और इस sin 3b को आप डिवाइड कर रहे हो किससे सर, इसको आप डिवाइड कर रहे हो sin b से। अब अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या आएगा सर, sin b से डिवाइड किया तो ये कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, -4 एज इट इज रखा, ये क्यूब में से एक sin b कैंसिल तो बचेगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 sin² b। तो आपके पास ये कुछ ऐसा सा आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स। अब सर मुझे ये a² + c² 2b² के इक्वल दिख रहा है, क्या मैं यहाँ पर हमारा कोसाइन रूल यूज़ कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ऐसा सोचना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये कोसाइन रूल जैसी मुझे दिख रही है ऑप्शंस में, है ना। और यहाँ पर भी मुझे ये जो टर्म है ये कोसाइन रूल में ही दिखती है, तो मैं sin² b पर कोसाइन रूल अप्लाई करने वाला हूँ। तो ध्यान से सोचिएगा, कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए। सबसे पहले तो क्या sin² b को मैं 1 - cos² b लिख सकता हूँ, तो जब मैं ऐसा लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से सोचिए, लिखा है 3, है ना, 3 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, और sin² b को लिखा 1 - cos² b। आई होप हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ही ऐसा किया तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो जा रहा है -4, 3 - 4 कितना हो जा रहा है, -1, तो एक -1 तो दिखना तय है ना। और -4 अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जा रहा है 4 cos² b। तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है। अब आपको याद है कोसाइन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसाइन रूल हमने पढ़ा है कि जो cos b होता है सर, cos b क्या होता है, इस b एंगल के अलावा जो दूसरे 2 एंगल बन जाते हैं उन एंगल्स के स्क्वायर्स, उन साइड्स के स्क्वायर का सम। तो एंगल b को कौन क्रिएट करती है, साइड a और c, तो हम लिखेंगे साइड a का स्क्वायर प्लस साइड c का स्क्वायर माइनस इस एंगल b के अपोजिट वाली साइड के स्क्वायर का वैल्यू, और डिवाइड करेंगे डबल ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। तो डबल ऑफ a.c, तो ये होता है आपका cos b। यही वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, बट इसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, हम इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर ही था, आई थिंक चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल हम इसका स्क्वायर ही लिखेंगे। तो ये फाइनली आ जाने वाला है कुछ ऐसा। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। अब अगर cos² b की मैं वैल्यू रखता हूँ, है ना, ये cos b की वैल्यू, तो cos² b की वैल्यू हम रखेंगे 4 टाइम्स। ये मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 4 के साथ क्या क्या लिखूंगा, cos² b की वैल्यू। तो cos b की वैल्यू क्या है सर, cos b की वैल्यू है a² + c² - b² अपॉन व्हाट डू वी हैव, 2ac, राइट। और उधर क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, ये बच रहा है -1। ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन आ रहा है। बस एक छोटे से चेंज के साथ स्टूडेंट्स कि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे 2b² a² + c² के इक्वल दिया हुआ था, है ना। तो मैं ये a² + c² की वैल्यू या फिर 2b² की वैल्यू, या रादर आई वुड से कि चीज़ें a और c में है तो मैं b को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जब b को सब्स्टिट्यूट करूंगा या b² को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं लिखूंगा a² + c² / 2, है ना। तो हम इसे लिखेंगे, मैं इस b² को लिखूंगा a² + c² / 2। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बनेगा उसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। फाइनली अब जो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे वो क्या बनने वाली है, ध्यान से समझिए। सर 4 तो एज इट इज़ है ना, 4 को एज इट इज़ रखते हैं। बाय द वे इसका आप क्या करने वाले हो, उसका स्क्वायर करने वाले हो और -1 भी लिखने वाले हो। क्या आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट्स, मतलब ये हो जा रहा है 4, ये हो जा रहा है cos b। ये -1 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो इसमें छोटा सा चेंज करना होगा स्टूडेंट्स। ये स्क्वायर यहाँ लगेगा, आई एम रियली सॉरी, ये स्क्वायर यहाँ लगेगा
और -1 हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियरली दिख रहा है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं बी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और अगर इस बेसिस पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स। हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से सोचिए सर, 4 टाइम्स दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। इसको मैं ऐसा कैसे ही रखता हूँ, तो इसे मैं रखता हूँ न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, लेकिन बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से सोचिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो ये आपका हो जा रहा है बी स्क्वायर, राइट। ये आपका क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, बी स्क्वायर, और ये हो जा रहा है आपका न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या है सर, सर डिनोमिनेटर में है 2ac। सर 2ac में एक छोटा सा काम करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में ये जो 4 है सर, ये 4 कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा सर, सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी मैं उसको ए सी का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, है ना। और क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज़ और बच रही है, वो है -1। तो ये -1 और यहाँ पर चला रहा है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। अब काफ़ी हद तक चीज़ें मेरे पास ए और सी की टर्म्स में हैं, जिससे मैं ऑप्शंस तक, आंसर्स तक पहुँच सकता हूँ अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूँ। देखो थोड़ी देर के लिए सोचो स्टूडेंट्स, अगर मान लो ये पूरा एक्सप्रेशन x है, तो ये क्या है x/2, तो अगर x में से x/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो x/2 बचेगा, तो मेरे पास क्या बचने वाला है वो सोच के देखो। मेरे पास बचेगा x/2, यानी ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और डिवीजन में क्या आ जाएगा सर, डिवीजन में आ जाएगा 2ac, तो मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, और 2ac का स्क्वायर लिख देता हूँ 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं इधर ले जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर में इसको ऐसा कैसा रख रहा हूँ, तो वो क्या बचेगा सोचना सर, न्यूमरेटर में तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई होप आपको दिख रहा होगा, -4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हो जाएगा -4a स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन द सेम थिंग, वो क्या है सर, वो है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, तो कैसे खुलेगा सोचना, थोड़ा सा इमेजिन करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab, तो प्लस 2ab से -4ab यानी -2ab, तो ये जो लिखा हुआ है ये बन जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। और ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, अगर मैं ऐसा कुछ ऑप्शन देखूं कहीं कहीं तो सर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है। और अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो वो ऑप्शन डी वही है, क्योंकि सोचो ए माइनस बी का स्क्वायर करें या बी माइनस ए का स्क्वायर करें, वो एक ही बात होती है। आप देखो आपके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, इसी एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखो या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्क्वायर उसे पॉजिटिव बनाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर ए स्क्वायर सी को मैं लिखता हूँ 2ac, और इस पूरे का स्क्वायर। और अगर इसे मैच करें हम सीधे सीधे स्टूडेंट्स, तो ये क्लियरली मुझे ऑप्शन डी जैसा दिख रहा है। आई होप आपको भी दिख रहा है। तो इस बेसिस पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है सभी को। अगर ये ऑप्शन डी हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और ट्राई करके मुझे जल्दी से आंसर बताइए स्टूडेंट्स। आई होप आपने ट्राई करके इसका आंसर निकालने की कोशिश की। जल्दी से समझेंगे कि वो क्या कह रहा है। सर एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स दी जा रही हैं, वो है साइन अल्फा, कॉस अल्फा और √1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है सर। और वो कह रहा है किसी अल्फा जो कि है 0 से π/2 के बीच में, तो पूछ रहा है इसका ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा। तो सर अगेन मैं कोसाइन रूल अगर यूज़ करूँ तो देखो अगेन मुझे तो सबसे पहले पता है ये जो 3 है ये एंगल के टर्म्स में दी है, पर ये साइड्स हैं। मतलब अगर पहली साइड को अगर मैं कहूँ ए तो वो कितनी है सर, साइन अल्फा। सर दूसरी साइड को कहूँ मैं बी तो दूसरी साइड क्या है सर, कॉस अल्फा। और तीसरी साइड को अगर मैं कहूँ सी तो तीसरी साइड क्या है सर, वो है √1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या आपको ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अब एक बात तो आपको ये समझ आ रही होगी कि हमने शुरुआत से पढ़ा है जो साइड बड़ी उसका एंगल बड़ा। तो अगर वो ग्रेटेस्ट एंगल पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट एंगल के लिए मुझे ग्रेटेस्ट साइड चाहिए। सर ये है बस साइन अल्फा, ये है कॉस अल्फा, ये है साइन और कॉस का प्रोडक्ट +1। सर ये मैक्सिमम 1 होता है, ये भी मैक्सिमम 1 होता है, ये 1 प्लस समथिंग है, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी। आपको बात समझ आ रही है? मतलब ग्रेटेस्ट साइड सी होगी, और अगर ग्रेटेस्ट साइड सी है सर तो ग्रेटेस्ट एंगल भी तो सी होगा। और ग्रेटेस्ट एंगल सी निकालने के लिए मैं वापस कोसाइन रूल यूज़ करूंगा, मैं कॉस सी निकालूंगा। और कॉस सी के लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कॉस सी के लिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइड सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए डॉट बी। बस यही रूल हम अगर अप्लाई करना चाहें तो देखो व्हाट इज ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, जो कि मुझे क्लियरली क्या दिख रहा है 1। फिर भी मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सोचिएगा, कॉस सी ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना।
और सी स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, सी होगा √1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बनने वाला है। आई होप आपको नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2ab से, अगर मैंने इसे डिवाइड किया 2ab से तो कितना हो जा रहा है वो स्टूडेंट्स 2 साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा। आई होप आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हम जो करना चाह रहे हैं। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट्स तो मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से सोचिए, ये बन जा रहा है 1। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये बन जा रहा है 1। आई थिंक चीज़ें सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, और कुछ हमने नहीं किया है, बिल्कुल सही। मुझे बस नेगेटिव दिख रहा है तो मुझे लगा शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप ध्यान से समझें, है ना, बिल्कुल सही किया है आपने। अगर ये हो जा रहा है 1 तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, फिर वो क्या बन जा रहा है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई होप आपको नज़र आ रहा है। तो ये बन जा रहा है न्यूमरेटर में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। सर ये पूरा एक्सप्रेशन हो जा रहा है 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा 0, फिर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। तो उस तरफ क्या बचेगा, वो बचेगा माइनस ऑफ साइन अल्फा और कॉस अल्फा। और इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो सर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये ओवरऑल हमारा एंगल आ रहा है। अब सर अगर मैं एंगल निकालना चाह रहा हूँ तो कौन सा एंगल निकाल रहे थे सर, आप ये निकाल रहे थे कॉस ऑफ सी, है ना। कॉस सी हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एंगल था सी, हम उसका कॉस रेशो निकाल रहे थे। सर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको 2 चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी कि सर साइन अल्फा कॉस अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, तो कॉस सी की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, कॉस सी की जो फाइनल वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है -1/2। आई होप आपको भी दिख रही होगी। तो ये वैल्यू फाइनली आती है -1/2। अब क्या करेंगे सर -1/2 के लिए अगर मैं देखूं तो सर cos 60 कुछ होता है, लेकिन cos 60 हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्या, मतलब cos 60 क्या सबसे बड़ा एंगल होगा। सर अगर cos 60 ले लेता, मतलब माइनस साइन अगर हटा के थोड़ी देर के लिए सोचता कि 1/2 ही होता, तो 60 मतलब अगर वर्स्ट केस भी सोचता है, बेस्ट केस, तो उसमें सर तीनों एंगल इक्वल यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। cos 60 पे बात नहीं बनेगी। तो कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं। सोचिए स्टूडेंट्स, क्या मैं इस एंगल को ऐसा लिख सकता हूँ, सोचिएगा cos c इज इक्वल टू, ध्यान से सोचिएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 तो 60 होता है मुझे पता है, तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस cos 60, है ना। 60 यानी आपके लिए क्या होता है π/3, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए लिख लो π/3। लेकिन सर मुझे पॉजिटिव चाहिए, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सोच के देखना स्टूडेंट्स, cos c इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ, ध्यान से सोचिएगा, पाई माइनस π/6। देखो इससे क्या हुआ, सुनना, पाई की वजह से कॉस तो कॉस ही रहा, लेकिन पाई माइनस π/6 यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो वापस नेगेटिव हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा π/6। हमें π/6 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए π/3, है ना। यहाँ पे क्या चाहिए π/3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसे लिखूंगा π/3। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैंने वो नेक्स्ट स्टेप लिख दी थी, फिर से सोचिएगा, अगर मैंने इसे ऐसा रखा cos पाई माइनस π/3, तो देखो पाई की वजह से cos तो cos रहेगा, तो आंसर होना चाहिए cos π/3। लेकिन पाई माइनस है, पाई में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हो जाएगा नेगेटिव cos π/3। और पाई माइनस π/3 कितना होता है, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस π/3 यानी हो जाएगा 2 π/3। तो आप फाइनली कंक्लूड कर रहे हो स्टूडेंट्स कि cos c जो है सर, जो cos c है वो इक्वल है cos 2 π/3 के, यानी आप बोलना चाह रहे हो सर जो c होगा वो 2 π/3 के पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें देगा। 2 पाई मतलब कितना, ये हो जा रहा है 180/3, 180 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 60, 60 का डबल 120, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो होगा 120 डिग्री, और उस बेसिस पर आप आंसर मार्क करेंगे। आई होप आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, मतलब आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं और समझ आ रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर हम इसे साथ में ट्राई करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब इसे जल्दी से हम साथ में देखेंगे। वो क्या कह रहा है वो सुनिएगा। वो कह रहा है, अ हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द विंडो ऑफ एन अपोजिट हाउस इफ द हाइट ऑफ द विंडो बी 64 मीटर, ठीक है सर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेस। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा। पहले तो पूरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं स्टूडेंट्स की, वो दे क्या रहा है। एक हाउस है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है सर, देयर इज़ अ हाउस, और हाउस की हाइट है 100 मीटर, है ना। सो ये 100 मीटर की हाइट का देयर इज दिस हाउस। फिर वो क्या कह रहा है, ये हाउस जो है वो एक राइट एंगल सबटेंड कर रहा है एक विंडो पर, और जिस विंडो की हाइट कितनी है, द हाउस सबटेंड्स, the house of height 100 meter subtends a right angle at the window of an opposite house if the height of the window be 64 meter, है ना। तो एक विंडो है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये विंडो है ना, ये 100 मीटर का हाउस है और एक कहीं ना कहीं विंडो है ना, और उस विंडो पे ये अपोजिट हाउस की एक विंडो है जिसपे वो 90 डिग्री एंगल, एक राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। मान लो यहाँ कहीं आके वो विंडो आ रही है, राइट, और उस विंडो की भी एक हाइट दी गई है स्टूडेंट्स। विंडो की क्या हाइट दी गई है, विंडो की हाइट है 64 मीटर, है ना। तो विंडो की हाइट है 64 मीटर,
और इस विंडो पे ये जो हाउस है ये एक राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये जो हाउस है, मान लो ये जो हाउस है, इसका ये और ये जो एंगल है, ये ओवरऑल जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सो दिस एंगल इज़ अ 90 डिग्री एंगल। मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसा थोड़ा अलग से कि ये जो एंगल है दिस इज़ अ 90 डिग्री एंगल। इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट येस वी डू नो कि अगर मैं इसे भी इसके पैरेलल एक लाइन से ड्रॉ करूँ, मतलब यहाँ से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इसके, तो ये और ये लाइन पैरेलल है। अब अगर ये लाइंस पैरेलल है तो एक और चीज़ समझ आ रही है स्टूडेंट्स कि अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये भी थीटा होगा। ये पूरा एंगल 90 है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। फिर वो क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द विंडो दी है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेस। तो ये जो घर हैं इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है वो ये पूछ रहा है ना। विंडो की लेंथ में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, जैसे हम मेन की लेंथ नेग्लिजिबल मानते हैं। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला थॉट तो ये ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों हाउसेस के बीच के डिस्टेंस को लेट्स से आई डिनोट बाय डी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ सोच के देखना। पहला थॉट तो ये अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं यहाँ सोचना चाहूँ तो मुझे क्या दिख रहा है सर, ये टोटल डिस्टेंस अगर 100 मीटर है तो वन ऑफ द थॉट्स कुड बी कि सर ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितनी होगी सर, 64 होगी। तो अगर ये लेंथ 64 है तो 100 माइनस 64 कितना होता है सर, 100 माइनस 64 होता है 36, है ना। 6 70 30, तो ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगी लेंथ 36 मीटर। आपको समझ आ रहा है। मैं दो ट्रायंगल्स की बात करूँ, अगर आपको ट्रायंगल्स के नाम चाहिए तो मैं दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख देता हूँ आपके सामने। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो मैं ट्रायंगल ए बी सी को देखने वाला हूँ। और अगर आप इसे कहें थोड़ी देर के लिए डी और इसे कहें थोड़ी देर के लिए ई, तो मैं इस ट्रायंगल सी डी ई में भी बात करने वाला हूँ। तो पहले तो हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सोचिएगा अगर आप ट्रायंगल ए बी सी में चीज़ें देखें, सो हम गोइंग टू लुक इनटू ट्रायंगल ए बी सी। अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो अगर ये थीटा में डील करना चाह रहा हूँ तो मैं किसे डील कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर और बेस से, है ना। परपेंडिकुलर बेस यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या लिखेंगे 64 अपॉन डी, है ना। तो टेन थीटा क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने कुछ लिखा, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यही बात मैं यहाँ देखने की कोशिश करूँ ट्रायंगल सी डी ई में, तो ट्रायंगल सी डी ई में वापस में देखूँ तो ये 36 और सी डी और ए बी, अगर आप देखें तो सी डी और ए बी इक्वल है। तो अगर ये डी है तो ये लेंथ भी डी होगी। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो 10 90 माइनस थीटा कितना होगा 36 अपॉन डी। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल सी डी ई में मैं बात करता हूँ तो ट्रायंगल सी डी में हम देख रहे हैं 10 90 माइनस थीटा, है ना। हम कौन सा एंगल देख रहे हैं क्लास, हम देख रहे हैं 10 90 माइनस थीटा। वो भी कितना होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 36 अपॉन डी। तो ये हमारा आ जा रहा है 36 अपॉन डी यहाँ पर। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। और इसी बेसिस पर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, 10 90 माइनस थीटा दैट्स कॉट थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 36 अपॉन डी। मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सोचिए, इसे इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कहता हूँ। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे टेन थीटा कॉट थीटा 1 और राइट हैंड साइड पे दिस इंटू दिस, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है सोच के देखें। राइट हैंड साइड पे मुझे दिखेगा स्टूडेंट्स 64 इंटू 36 अपॉन डी इंटू डी। तो डी इधर आ जाएगा तो मैं लिख लेता हूँ डी स्क्वायर इस तरफ, है ना। मैं इसे लिख देता हूँ डी स्क्वायर और इस तरफ लिख देता हूँ 64 इंटू 36। अब चूंकि अंडर रूट लेना है तो 64 का अंडर रूट होता है 8। आई होप आपको दिख रहा होगा 64 का अंडर रूट होता है 8 और 36 का अंडर रूट होता है 6। तो हो जाएगी डी की वैल्यू 8 इंटू 6 कितना होता है 48। तो जो दोनों घरों के बीच की डिस्टेंस है दैट्स 48। और इस बेसिस पे आप मार्क करेंगे स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन, आप क्लियरली मार्क करेंगे ऑप्शन ए। एक आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। अगेन वही हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, है ना। समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ हाइट ए आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो इसी को वर्कआउट करने की कोशिश। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है उसके टॉप का एंगल अगर देखें तो कहाँ कहाँ से दिख रहा है, वो एक बिल्डिंग है उसके बॉटम से और उसके टॉप से दिख रहा है। तो सर पहले तो एक टावर है ना। इस टावर की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, इस टावर की हाइट है, मतलब टावर की हाइट तो अभी नहीं पता है, टावर की हाइट ही हमसे पूछी जा रही है फाइनली। बट देयर इज अ बिल्डिंग, है ना, देयर इज अनदर बिल्डिंग, ठीक है क्या, एंड देयर इज अनदर बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग के बेस से, इस बिल्डिंग के बेस से एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है और इस बिल्डिंग के टॉप से भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है ना। इस बिल्डिंग के बेस से जो ऑब्वियसली एंगल आएगा वो कितना होगा, वो ज़्यादा होगा क्योंकि ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें नजर आ रही है। वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर
फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, तो टॉप से वो कितना एंगल है स्टूडेंट्स 30 और बेस से कितना है 45। तो ये जो एंगल होगा जितना आप दूर जाएंगे उतना छोटा होगा और जितना पास आएंगे वो उतना स्टीप होगा ना उतना ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ आई। अच्छा, एक और खास बात उसने कही कि जो बिल्डिंग की हाइट है उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ए। तो ये जो बिल्डिंग दी थी हमें स्टूडेंट्स, इसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी, ये हाइट होगी ए। आई होप आपको ये बात भी इजीली समझ आई, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट अगर मैं अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं, है ना। अब मुझे इस टावर की हाइट पूछ रहा है और इस टावर की हाइट के बीच में मुझे एक और चीज़ निकालनी है। वो क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, इफ़ द टावर इन द बिल्डिंग स्टैंड एट द सेम लेवल, तो वो दोनों सेम लेवल पर है और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी डी। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल भी हैं, तो अगर ये डी है तो इसे भी मैं क्या कह सकता हूँ, डी। आई होप इस बेसिस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस टावर की हाइट को लेट से मान लेता हूँ एच, इस टावर की जो हाइट है उसे मान लेता हूँ एच और इन पॉइंट्स को कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ। कैसे नाम दे देता हूँ, लेट से इसे मैं कहता हूँ ए, इसे कहूँगा बी, इसे कहेंगे सी, इसे लेट से हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं डी और इसे हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं ई। तो यहाँ से मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। अब ये कैसे सोचेंगे वो सोचेगा। सर बी डी की अगर लेंथ मुझसे पूछी जाती तो बी डी की लेंथ कितनी होगी, सर टोटल है एच, ये है ए, तो बी डी की लेंथ कितनी होगी, सर बी डी जो है ये लेंथ होगी एच माइनस ए। आई होप आपको दिख रहा है टोटल एच माइनस ए, तो ये जो लेंथ होगी ये होगी एच माइनस ए। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। अब अगर मैं सोचना शुरू करता हूँ स्टूडेंट, तो एक चीज़ सबसे अच्छी नज़र आ रही है वो ये कि सर अगर ये 45 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक 45 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 1045 कितना होता है, 1045 होता है 1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जितना ये h है उतना ये d है। तो h और d में से एक वैल्यू तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो मैं h को किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं h को रिप्लेस कर दूंगा d से, है ना। तो ये हो जाएगा d, इस h को मैं लिख दूंगा d। सिमिलरली इस h माइनस ए को भी मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इससे मैं लिख सकता हूँ d माइनस ए, है ना। तो ओवरऑल हमारे पास अब चीज़ें ऐसी आ रही हैं। अब अगर मैं साइन 30 पे वर्कआउट करने की कोशिश करूँ, साइन 30 क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन 30 मतलब 30 रेशो पे 30 डिग्री पे काम कर रहा हूँ, साइन 30 नहीं। अगर इस 30 डिग्री पे काम किया तो 30 डिग्री क्या होगा, दिस अपॉन दिस 1030 की अगर हम बात करें तो 1030 पे अगर हम डील करना शुरू करें स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं 1030 पे बात कर रहा हूँ, 1030 मतलब मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं अपर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसे हम कह रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी। आई होप आपको दिख रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी में चीज़ें देखूँ तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें दिख रहा है 1030 और 1030 कितना होगा स्टूडेंट, ज़रा सोच के देखिए। सर ओवरऑल बड़ी आसान सी बात है, मैंने बस ये डी माइनस ए गलत लिख दिया है, डी माइनस ए ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये तो ए ही था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये तो ए ही था। ऊपर वाला पार्ट जो होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये ऑब्वियसली पूरा ए है और ये पूरा डी है। तो ये जो लेंथ होगी स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे सर, इस लेंथ को हम कहेंगे डी माइनस ए, राइट। ये ओवरऑल लेंथ कितनी होगी, डी माइनस ए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहीं से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 1030। अब 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डी माइनस ए अपॉन डी। तो इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लिखेंगे 1030 विच इज़ डी माइनस ए अपॉन डी। हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे रिजॉल्व करने से पहले मुझे आंसर ए में ही दिख रहा है, बस अब फाइनली मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। तो वैल्यूज़ निकालने से पहले सोचो स्टूडेंट्स 1030 कितना होता है, हमें पता है 1030 होता है 1/√3, याद है ना स्टूडेंट्स, 1/√3। तो इसे मैं रखूँगा 1/√3, तो 1030 हो जा रहा है 1/√3। फिर इधर क्या दिख रहा है, क्या डी माइनस ए अपॉन डी, है ना। तो डिवाइड कर लेते हैं क्लास, तो डी से डी कैंसिल, है ना, और वो जगह ए अपॉन डी, तो वही रख लेते हैं, वो ज़्यादा शायद काम करेगा। तो डी से डिवाइड किया तो हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन डी। अब ए अपॉन डी को इधर लाते हैं, 1/√3 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ए अपॉन डी लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3। आई होप यहाँ तक चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही हैं कि कैसी हो रही हैं। और अगर मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से सोचिए। आप क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप √3 को इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा ए अपॉन डी इज इक्वल टू, ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये हो जाने वाला है √3 माइनस 1 अपॉन √3। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब सर मुझे चाहिए डी की वैल्यू, अब मुझे अगर डी की वैल्यू चाहिए ए की टर्म्स में, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा डी अपॉन ए। तो डी अपॉन ए हो जाएगा √3 अपॉन √3 माइनस 1। आई थिंक इसका रैशनलाइजेशन कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, √3 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स क्या बन जा रहा है, ध्यान से सोचिएगा। ए को उधर ले जाएंगे, डी को फाइनली लिखेंगे, तो डी कितना होने वाला है, ध्यान से सोचिए। ये हो जा रहा है न्यूमरेटर में √3 जब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √3 × √3 3, तो हो जा रहा है 3 + √3, है ना। तो कितना हो जा रहा है, 3 + √3, 3
प्लस √3 है ना, और अंदर क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है ए, और डिवीजन में क्या दिख रहा है क्लास, डिवीजन में ध्यान से देखिए, ये बन जा रहा है √3 का स्क्वायर यानी 3, ये बन जा रहा है 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 3 - 1 यानी कितना बन जा रहा है 2, तो 3 + √3 टाइम्स a/2 ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, और ऐसा मुझे ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। आई थिंक यही हमारा आंसर होना चाहिए, विच इज़ क्लियरली द करेक्ट आंसर। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और अब हम हमारे चैप्टर के उस पार्ट पर हैं जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो अब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पर शफल करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं, इस डायग्राम को लेके कोई डाउट नहीं है, और ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए यहाँ तक जल्दी से समझ लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के बाद फाइनली अब हम हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से आते हैं हमारे इस पार्ट पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन को साथ में समझेंगे। जेईई मेंस 2016 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर इन अ स्ट्रेट पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है सर, उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है। एट अ सर्टेन पॉइंट ए ऑन द पाथ ही ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री। ठीक है सर, उसको एक जगह दिख रहा है कि अगर ये पिलर है ना, ये एक पिलर है और इसकी तरफ वो वॉक कर रहा है, तो इसकी तरफ वॉक करते हुए उसको ये दिख रहा है कि एक पॉइंट है लेट्स से ए, यहाँ पर जो एंगल उस एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। कहानी समझ आ रही है स्टूडेंट्स, है ना। फिर क्या हो रहा है, आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स वॉक करने के बाद 10 मिनट्स अगर उसने वॉक किया, तो 10 मिनट्स वॉक किया तो मान लेते हैं यहाँ कहीं आ जा रहा है क्योंकि वो पिलर की तरफ बढ़ रहा है। आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स ही रियलाइजेस दैट एट पॉइंट बी उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है ना। तो 10 मिनट्स की वॉक के बाद इस पॉइंट बी पर उसका जो टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है 60 डिग्री। अच्छा मान लेते हैं वो जिस यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है वो है लेट्स से u, है ना, वो जिस स्पीड पे चल रहा है, या लेट्स कॉल इट s, दैट s इज नथिंग बट व्हाट, स्पीड ऑफ मैन, है ना, ये है मैन की स्पीड। और आई होप यू रियलाइज अगर मैं स्पीड इंटू टाइम कर दूँ तो डिस्टेंस आ जाता है। तो स्पीड है अगर मैन की s, तो अगर s को मैं 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10s इज़ द डिस्टेंस जो मैन ने यहाँ ट्रैवल की है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर वो फाइनली क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, वो पूछ रहा है देन द टाइम टेकन बाय मैन फ्रॉम बी टू रीच द पिलर, तो पिलर तक पहुँचने के लिए मैन को कितना टाइम लगा होगा, दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और मज़ेदार सा है अगर आप चीज़ें सोच पाएँ स्टूडेंट्स आसानी से। मान लो लेट्स कॉल दिस पॉइंट सी एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी, है ना, और इसकी हाइट को मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए h। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ये 10s है। अब सोच के बताओ स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में लेट्स से t सेकेंड्स लगे, t मिनट्स लगे। लेट्स को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में अगर t मिनट्स लगे, तो टाइम इंटू अगर स्पीड यहाँ पर कर दूँ तो ये जो होगी ये यहाँ की डिस्टेंस होगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब अगर उसको B से C तक आने, मतलब इस पॉइंट B से पिलर के बेस तक पहुँचने में t मिनट्स लग रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम, दैट्स s इंटू टी, है ना। तो ये वो डिस्टेंस है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कह रहा हूँ कि पहले तो मैं ट्रायंगल BCD में बात कर लेता हूँ। ट्रायंगल BCD में हम वापस tan थीटा ले लेते हैं। तो ट्रायंगल BCD में अगर मैं सोचूं, तो ट्रायंगल BCD में अगर मैं देखता हूँ 1060, तो 1060 कितना होगा h/ts, है ना। ट्रायंगल BCD, अच्छा इसकी हाइट हमें दी गई है क्या, अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स द स्ट्रेट पाथ एट अ सर्टेन पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर। सो हाइट हमें नहीं दी गई है, ठीक है सर। हाइट नहीं भी दी गई है तो मैं फाइनली यहाँ तक सोचना चाहूँ तो मुझे क्या पता है सर कि 1060 कितना होगा, h/ts, तो मैं इस वैल्यू को रखने जा रहा हूँ, है ना। तो 1060 ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1060 इज गोइंग टू बी कितना, h/ts, तो ये हमारी पहली वैल्यू आ रही है। और ध्यान से सुनिएगा 1060 हमें पता है स्टूडेंट्स कितना होता है सर, 1060 होता है √3, है ना। तो कितना हो जा रहा है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू, या मैं √3 से t और s को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो √3 टाइम्स t इंटू s इज इक्वल टू h। तो ये आ रही है हमारी इस पिलर की हाइट। आई होप ये आपको लाइन समझ आई। सिमिलरली अगर मैं एक और ट्रायंगल में चीज़ें देखता हूँ, कौन से वाले ट्रायंगल में स्टूडेंट्स, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD, अगर मैं ट्रायंगल ACD में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, सोच के देखिए। अगर आप देखें ट्रायंगल ACD में, तो ट्रायंगल ACD में अगर आप देखें 1030 स्टूडेंट्स, तो 1030 कितना होगा, h/AC, और AC कितना है TS + 10s, है ना। तो S कॉमन ले सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये कितना होने वाला है h। तो ACD में जो आप लिखेंगे 1030 होगा h/दिस होल वैल्यू, वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, TS + 10s, है ना। तो S कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा t + 10 इंटू s। तो ये कहानी कुछ ऐसी सी हो जाने वाली है। आई होप यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आप आंसर के काफ़ी क्लोज पहुँच सकते हैं। जैसे अगर मुझे जो सीधे सीधे पहली वैल्यू दिख रही है क्या, 1030 को मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, 1030 को हम लिखेंगे 1/√3
इज इक्वल टू अगर मैं सोचूं तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है एच अपॉन समथिंग, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं, बट पहले वो एस को अंदर ही मल्टीप्लाइड रहने देते हैं। तो एस को अगर मैंने अंदर ही मल्टीप्लाइड रखा होता तो कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता एस टी प्लस 10s, है ना। ये कुछ ऐसा सा था। और अगर इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ें तो चीज़ें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने चलेंगे, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये मैं एच ही रख लेता हूँ, ये एस टी को मैं टी एस लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी मुझे टी एस दिख रहा है और ये दिख रहा है 10s। अब अगर आप चीज़ें सोचें स्टूडेंट्स तो आई थिंक चीज़ें बहुत क्लियर है। मैं h की वैल्यू जो है वो √3ts रख देता हूँ। तो h की वैल्यू जो है, h की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, h की वैल्यू है √3ts में ये रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने यहाँ से रिप्लेस किया √3 टाइम्स t टाइम्स s रिप्लेस किया। अब मुझे एक और चीज़ कैंसिल होती दिख रही है कि मैं तीनों जगह से यहाँ से और यहाँ से s कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे अगर आपने s कैंसिल किया तो ये s कैंसिल होता है, ये s कैंसिल होता है और ये s भी कैंसिल हो जाता है। अब अगर आप सोचें तो t + 10 को यहाँ ले आइए, 3 को उधर ले जाइए स्टूडेंट्स। तो जैसे ही ऐसा किया तो t + 10 को उधर लाते हैं तो हो जाता है t + 10 और √3 उधर जा रहे हैं तो हो जा रहा है 3t। क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। अब t को उधर शिफ्ट किया तो 2t = 10, तो t की वैल्यू कितनी आने वाली है स्टूडेंट्स, 5। तो t की वैल्यू आती है 5। तो वो शख्स अगले 5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा और उसका फाइनली जो टाइम लगेगा वो होगा नेक्स्ट 5 मिनट्स, यानी ऑप्शन डी आप मार्क करेंगे। आई होप आपसे टोटल टाइम नहीं पूछ रहा था, वो बस बी से ही पिलर तक का टाइम पूछ रहा था, तो ऑब्वियसली आपका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने शानदार सा एक क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2014 का एक क्वेश्चन है, तो जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखो इसमें वो क्या पूछ रहा है फाइनली वो समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है सर, वो एक पोल के टॉप पर बैठा हुआ है ना, और पोल का जो टॉप है, ये जो पोल है ये 20 मीटर हाइट पर है और इसका ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्रीज। सबसे पहली बात तो याद रखो कि जब भी 45 डिग्री दिखता है ना तो 1045 होता है 1, यानी परपेंडिकुलर और बेस सेम होते हैं। मतलब अगर ये 20 मीटर है तो आप बिना सोचे समझे, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना इसे भी 20 मीटर लिख सकते हो बिना किसी टेंशन के। फिर वो क्या कह रहा है सर, फिर वो कह रहा है इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ आफ्टर फर्स्ट, है ना, आफ्टर 1 सेकेंड, दिस इज आई बिलीव 1 सेकेंड। सो आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ओ इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, वो यहाँ से फ्लाई कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। अगर वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है तो सोचो अगर वो इस तरफ जाता है, अगर वो इस तरफ जाता है, मतलब सोच के देखो, और वो इस पॉइंट के और नज़दीक आता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि और वो स्टीप हो जाएगा, तो उससे थोड़ा दूर ही जा रहा होगा। तो जब वो थोड़ा दूर जा रहा है स्टूडेंट्स, तो वो कितना दूर जा रहा है नहीं पता, बट लेकिन 1 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ध्यान से सोच के देखिए स्टूडेंट्स, वो बर्ड थोड़ा और दूर गया होगा, वो थोड़ा और दूर जा रहा है, और यहाँ पे जब वो पहुँच रहा है, तो यहाँ पे जब पहुँच रहा है तो इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स वो कितना है सर, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, है ना। ये जो यहाँ पे पहुँच गया है वो, ये दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगा, इसमें 1 सेकंड लगा, है ना। और इस पॉइंट का भी अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देखूँ, ये दोनों 20 मीटर है स्टूडेंट्स, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, वही पोल जैसी ही डिस्टेंस है। बट इस बार ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, है ना, ये आपका 45 डिग्री था, ये आपका 45 डिग्री था, कौन सा, ये ओवरऑल। अब जो एंगल आया ये वाला, ये आपका 30 डिग्री एंगल है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है वो पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। वो फाइनली आपसे पूछ रहा है कि बर्ड की स्पीड क्या है। तो बर्ड की स्पीड निकालने का बड़ा आसान सा तरीका मेरे पास जो आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ तो आई थिंक बात बन जाएगी। तो बात बनाने के लिए क्या करना है, सोच के देखो। अगर आप इसे कहो ट्रायंगल, थोड़ी देर के लिए ABC, है ना, अगर आप इसे कहो ABC, तो मैं एक छोटा सा सजेशन देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की AB तो पता है 20, इसको लेट्स से अगर मैं कहूँ D, तो ये लेट्स से X डिस्टेंस है। तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ट्रायंगल आपसे ABC में बात करता हूँ, तो ट्रायंगल ABC में अगर आप 1030 की बात करें तो tan 30 कितना होगा स्टूडेंट्स, ABC में 1030 जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ना व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा AB, है ना। AB कितना है स्टूडेंट्स 20, और बेस कितना है सर, बेस है ये पूरा BC कितना है X + 20, तो ये हो जाने वाला है X + 20। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। और 1030 कितना होता है स्टूडेंट्स, सर 1030 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो चीज़ें कुछ ऐसी हो जा रही हैं आपके सामने, है ना। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इधर जाएगा ये उधर जाएगा, और x की वैल्यू मुझे फाइनली नज़र आ रही है सीधे सीधे कैसे, ये हो जाएगा x + 20, तो ये हो जाने वाला है x + 20, और इस तरफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 टाइम्स √3। 20 को उधर लेके गए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 √3 - 20, है ना। तो ये ओवरऑल x की वैल्यू है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि उसकी स्पीड क्या है, तो सर ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है,
और इतनी डिस्टेंस, आई होप यू रियलाइज ये जो बी डी है, ये जो बी डी है यही इसके इक्वल है। तो अगर मैं इसे कहूँ थोड़ी देर के लिए से ई, तो बी डी और ए इक्वल लेंथ क्या है, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, बी डी और ए आर ऑफ इक्वल लेंथ। नॉट जस्ट दैट, इस बी डी यानी ए लेंथ कितनी है 20√3 - 20, इसको ट्रैवल करने में उसको 1 सेकंड लगा। अगर इसको ट्रैवल करने में उसको 1 सेकंड लगा स्टूडेंट्स, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड यही होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसकी स्पीड होगी 20√3 - 20 अपॉन 1, यानी 20√3 - 20। और अगर मैं 20√3 - 20 को सिंप्लीफाई करूँ, यानी हमारी स्पीड है क्या 20 टाइम्स √3 - 1, तो मैं एक काम करता हूँ सर, इसका रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ। तो जैसे ही रैशनलाइजेशन किया तो √3 + 1 से डिवाइड किया, और यहाँ भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही ऐसा करने का सोचा तो क्या बन जा रहा है, देखो ये हो जा रहा है 3 - 1 यानी 2, तो ये हो जा रहा है कितना 20 × 2 यानी 40 डिवाइडेड बाई √3 + 1, तो ये उसकी स्पीड होनी चाहिए, जो कि आई थिंक हमारा कौन सा ऑप्शन है 40 अपॉन √3 + 1। ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे ऑप्शन डी नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा बिना रैशनलाइजेशन करे आंसर बन रहा था। क्योंकि अगर आप देखें इस पार्ट को हटा भी रहे, रैशनलाइजेशन आई थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, मतलब देयर वाज नो पॉइंट, आई जस्ट डिडंट सी ऑप्शन डी, मुझे ऑप्शन डी नज़र नहीं आया, वरना आई वुड हैव सेड 20 टाइम्स √3 - 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए क्लास, फिर हम इसे साथ में ट्राई करेंगे, एक बार आप खुद से समझिए। आई होप वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को देखा। अब हम साथ में देखेंगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन अ लाइन leading to the foot of the tower are 30, 45 and 60, then the ratio AB is to BC। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्लास, दिमाग लगाइए। वो क्या कह रहा है, एक टावर है ना, इस टावर के 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C, है ना। इन 3 पॉइंट से अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन है। आई होप ये बात हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि जितना पास आएंगे एंगल उतना बड़ा होगा। तो दिस विल बी द क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ से एंगल होगा 60 डिग्री, बीच में होगा 45 डिग्री, और ये ऑब्वियसली दूर है तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अच्छा ये 80 नहीं है स्टूडेंट्स, है ना, दिस इज़ 30 डिग्री। अच्छा एक और बात यहाँ पर नोन है, एक और बात पता है हमें, वो बात क्या पता है स्टूडेंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, है ना। तो ऑब्वियसली ए जो पॉइंट है, जस्ट लेट मी जस्ट वेरीफाई, ए जो पॉइंट है वो स्टूडेंट्स होगा 30 डिग्री, जो बी पॉइंट है वो होगा 45 डिग्री, और जो सी पॉइंट है वो होगा 60 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? तो ये आपके ए बी सी पॉइंट्स है ना। फिर पूछा है रेशो कौन सा, ए बी इज टू बी सी, तो आपसे दिस इज टू दिस पूछ रहा है। अच्छा इस टावर की लेंथ, इस टावर की हाइट हमें नहीं दी गई है, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ h। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ लेट्स से थोड़ी देर के लिए d, और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ e। आई होप ये भी क्लियर है सर। सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, बहुत सॉर्टेड सी, बहुत आसान सी, कि अगर ये लेंथ पूरी h है तो ये db भी 45 डिग्री पर ही बन रहा है, तो ये db की जो लेंथ आने वाली है वो भी h आने वाली है। क्या आपको ये नज़र आ रहा है? तो मैं सबसे पहला कंक्लूजन तो ये कर सकता हूँ सर कि ये जो dB की लेंथ है, ये जो आपकी dB की लेंथ है, ये भी कितनी होगी स्टूडेंट्स? सर ये भी आपकी h ही होगी। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ कि ये जो लेंथ है सर, ये लेंथ है x, है ना। और एक छोटा सा सजेशन और ले ले रहा हूँ या दे दे रहा हूँ कि सर ये जो BC की लेंथ है, ये जो BC की लेंथ है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ y। मैंने x और y इसलिए ले लिया क्योंकि शायद फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB टू BC, तो आखिरी में मुझे x/y ही चाहिए होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि x/y में किसी भी तरीके से बना पाऊँ। तो कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स, उसी पे काम करना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम 1045 से हमें निकाल चुके हैं कि ये h है तो ये भी h है। क्या मैं 1060 से कोई इक्वेशन बना सकता हूँ? देखो 1060 से अगर बनाने की कोशिश की, यानी EDC, अगर मैं ट्रायंगल EDC में बात करूँ, है ना, हमारे पास एक ट्रायंगल है क्या स्टूडेंट्स, ट्रायंगल EDC। अब ट्रायंगल EDC में क्या दिख रहा है सोचिए स्टूडेंट्स, 1060 कितना होगा h/DC, DC कितना होगा h-y, तो h/h-y हम निकाल रहे हैं, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, h/h-y, और वो क्या होगा 1060, और 1060 में पता है कितना होता है √3। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। क्या, ध्यान से सोचिए, मैं ट्रायंगल ADE भी अप्लाई करता हूँ। ट्रायंगल ADE सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या निकालने वाले हैं हम निकालने वाले हैं ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE में मैं 1030 से डील करूंगा स्टूडेंट्स। 1030 कितना होगा h/h + x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/h + x, और ये हो रहा है 1030 कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 1/√3। ये सर कुछ ऐसा बन रहा है। मैं काम करता हूँ, दोनों तरफ h की वैल्यू निकालता हूँ, दोनों तरफ इक्वेट करूंगा, शायद x और y में रिलेशन आ जाए, है ना। तो यहाँ से अगर मैं सोचूँ तो ये हो जाएगा सर कितना, ये हो जाएगा h
इज इक्वल्स टू √3h माइनस √3y, है ना। √3y को इधर लाता हूँ, h को उधर ले जाता हूँ, तो ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, अगर √3y इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ये जा रहा है h उधर जा रहा है, तो h को अगर कॉमन लिया तो कितना हो जा रहा है, ये बन जा रहा है √3 - 1। आई होप आपको दिख रहा है। और अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ रही है, हम h की वैल्यू में इंटरेस्टेड है, y की वैल्यू भी निकाल सकते थे बट h की निकाल लो। तो फाइनली यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी, सोच के देखो, वो जाएगी √3y, न्यूमरेटर में √3y अपॉन √3 - 1, तो ये आपकी h की वैल्यू है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से सोचता हूँ तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, ये हो जा रहा है √3h और ये हो जा रहा है h + x, है ना। h को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा √3h - h इज इक्वल्स टू x, और जैसे ही आप h कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल्स टू x। और अगर यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो h की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी x अपॉन √3 - 1। आई होप आपको ये भी क्लियर हो रहा है। तो मेरे पास अब h की दोनों तरफ से वैल्यूज़ हैं, है ना। इसे मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, स्टैंडर्ड जो हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1 एंड लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि ये भी h है और ये भी h है, तो दोनों को इक्वेट किया तो क्या आ रहा है क्लास, इक्वेशन 2 पहले लिख ले रहा हूँ, वो क्या लिखी हुई है, x अपॉन √3 - 1, और इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई है क्लास, वो लिखी हुई है बड़ी शानदार सी इक्वेशन है √3y अपॉन √3 - 1। क्या आपको दिख रहा है क्लियरली, सीधे सीधे हमारे पास चीज़ें कैंसिल होती हुई नज़र आ रही हैं, कैसे नज़र आ रही हैं क्लास, इससे ये कैंसिल हो जा रहा है। तो आई थिंक अब हम आंसर के काफ़ी क्लोज हैं, हमें नज़र आ रहा है दैट √x अपॉन √y जो होगा वो होगा √3 अपॉन 1। आई होप आपको भी दिख रहा है, यानी हो जा रहा है √3 अपॉन 1, और √3 अपॉन 1 ही हमारा आंसर होगा क्योंकि हम x अपॉन y ही तो ढूंढ रहे थे, x यानी AB और y यानी BC, तो हम AB is to BC यानी x अपॉन y तो ढूंढ रहे थे, जो कि क्या है √3 अपॉन 1 यानी ऑप्शन ए। आई होप ये भी बात आपको समझ आई है। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें समझेंगे स्टूडेंट्स। कुछ और चीज़ें समझने से पहले आज का लेक्चर हम ये एंड करेंगे। आई होप आपकी क्लैरिटी बहुत डेवलप हुई है अब जाकर फाइनली सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि इस पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पे भी IIT JEE मेंस और एडवांस क्वेश्चंस पूछता है। क्या आपको ये बातें पता हैं कि www.magnetbrains.com पर, इस वेबसाइट पर आपके लिए सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं। हम ये आपको अश्योर करते हैं कि ये इंडिया का नंबर 1 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम सारे सेगमेंट्स ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आपको फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब अगर टॉप कोर्सेज या सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे तो आपको IIT JEE सेगमेंट में सारे कोर्सेज, ये हमारा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम और ये जो आपका किल शॉट वन शॉट प्रोग्राम चल रहा है, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप किल शॉट वन शॉट प्रोग्राम पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए, आपका पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट के सेक्शन को आप एक्सपांड करेंगे उसके सारे चैप्टर्स आपके सामने होंगे। चैप्टर के आगे वॉच नाउ पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, यहीं पर आप फुल स्क्रीन में पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हैं बफर फ्री मोड में। बाय द वे सेम की सेम चीज़ें, सारी की सारी सेम चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर भी चीज़ें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, रेप्लिकेट होती हैं। यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, जहाँ पर आप चीज़ें ईजिली देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सेम चीज़ें अरेंज्ड है। बट वेबसाइट पे चीज़ें थोड़ी और प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, वेबसाइट पर चीज़ें और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। तो कोशिश करिए कि चीज़ें आप वेबसाइट पर देखें। इन वीडियोस को लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड, और हम उतनी शिद्दत से आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहें। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फाइनली जब भी कोई अपडेट या नोटिफिकेशन आता है तो आपको मिलता रहे और आप हमेशा अपडेटेड रहें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये मॉड्यूल आप लोगों से हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो पाएगी। तो जहाँ भी आपको लगता है कि और भी लोगों की मदद होनी चाहिए तो उनसे भी शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।